अच्छा, जो जो मैंने पहले जैसे ग्रुप में शेयर किया था, मैं इसमें आपको जो जिस पॉइंट पे ले जाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि क्यों हम मार्केट में एक तो बुलिश हैं, पहली बात। और ये मैं इधर इसलिए बोल रहा हूँ कि हम अभी से बुलिश नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मीर भाई ने जब बताया था मार्केट का बॉटम लग गया, उस टाइम से हम मार्केट में बुलिश हैं, और वो अराउंड 45,000 था। मैं इसलिए अभी ये बोल रहा हूँ ताकि जब हम यूट्यूब पे ये वीडियो डालें तो किसी के जहन में, जो ग्रुप से बाहर का लिसनर है, उसके जहन में ये ना आए बात कि ये शायद अभी बुलिश हो रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि हम बहुत शुरू से तकरीबन 45,000 से मार्केट में बुलिश हैं, और स्टिल बुलिश हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्यों हम ये समझते हैं कि, मैं समझता हूँ, जाहिर बात है ये मेरा ख्याल है, आदिल भाई का ख्याल है, और कुछ और लोगों का ख्याल है कि अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट लिया है, और अभी हमारी जर्नी बहुत लंबी है आगे। ठीक है, दो बातें। तीसरी बात ये जो डिस्कस करनी है कि पीएसएक्स या किसी भी स्टॉक मार्केट में लोग क्यों लॉस करते हैं। ठीक है, ये तीन बेसिक ऐसी बातें हैं जिस पे हम मैं चाहूंगा कि जब ये मीटिंग का कंक्लूड हो तो हमारे जहन में इस पे क्लैरिटी हो। ठीक है। अच्छा, पहली बात जो आमतौर पे सब लोगों के जहन में जो नए आते हैं ना, वो ये आती है, और अक्सर आपने सुना भी होगा, ग्रुप में भी सुना होगा, इधर उधर लोगों से भी सुना होगा। पीएसएक्स जो है ना, वो बाकी दुनिया की मार्केट से डिफरेंट है। ये डिफरेंट बिहेव करती है। क्यों जी, क्यों डिफरेंट बिहेव करती है? वो कहते हैं जी कि पीएसएक्स में ना कोई ट्रेंड नहीं होता। ठीक है, ये जो है ना, शेयर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर अपनी प्राइसेस पे आ जाते हैं। और जो है ना, यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है ना, वो कोई ट्रेंड नहीं पकड़ते। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। पीएसएक्स में भी ट्रेंड होते हैं, और बहुत लंबे लंबे ट्रेंड होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको वापस जो है ना अपने जो है ना investing.com पे ले जाता हूँ, और सिर्फ इसको जल्दी से कवर करते हैं इसको। ये मैंने KSE 100 का मंथली चार्ट खोला है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है आपको शो करता है 2001 से लेके, बल्कि ये तो 1995 से लेके जा रहा है, अगर हम कहीं से भी ले लें। अगर हम यहाँ से देखें, ये बुल मार्केट यहाँ पे इसमें 2001 से शुरू हुई, और ये चलती गई 2008 तक। ठीक है, 1200 पॉइंट से KSE 100 शुरू हुआ, और जी वो चला गया 15,000 पॉइंट तक। तो ये इतना बड़ा ट्रेंड है, जो एक दो महीने, एक दो साल नहीं चला, तकरीबन 7 साल चलता रहा। ठीक है, एक ट्रेंड हो गया। उसके बाद फिर एक करेक्शन आई, जिसमें आप कह सकते हैं मार्केट क्रैश हो गई। हम करेक्शन आई, पूरी दुनिया में क्रैश हुई थी ये मार्केटें, तो हमारी भी साथ क्रैश हो गई, लेकिन पुराने लो से बहुत ऊपर तक रही। ठीक है, पुराना लो था 1200 का, और ये नया लो हमारा बना 4900 का या 4800 का। और ये याद रहे, ये इंटरनेशनल क्रैश था, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुई थी। अच्छा, इसके बाद फिर हमारा ये दूसरा ट्रेंड चला 2008 से लेके 2017 तक। 8 साल, 8 और 17, 9 साल का तकरीबन एक बुल रन चला, जिसमें मार्केट 4,000 से 52,000 हो गई, यानी कि 10x इंडेक्स हुआ। तो आप खुद सोचें शेयर्स कहाँ गए होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये फिर हमारी मार्केट फिर करेक्शन में चली गई या कंसोलिडेशन में चली गई, और अब ये तीसरा एक ट्रेंड शुरू हुआ। ठीक है, तो ये कहना कि हमारी मार्केट में ट्रेंड नहीं होता, ये जो है मुनासिब बात नहीं है। अगर ये तो हो गई बात इंडेक्स की, अगर हम इवन के शेयर्स की भी बात देखें, तो शेयर्स में भी बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रेंड चलते हैं। कोई एक एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ, लकी की ले लेते हैं। क्या ये ट्रेंड नहीं है कि एक शेयर जो 2004 में 11 रुपए का था, आज 1,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है? वीडियो कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूं, अगर आप स्टॉक मार्केट को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो हमारा प्रोफेशनल लाइव स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का बैच नंबर 13 का आगाज हो चुका है विद 100% मनी बैक गारंटी। इस ट्रेनिंग के अंदर 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसके ऊपर हमारा फोकस रहता है: मास्टरिंग मार्केट साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस विद फॉर एडवांस लेवल, मार्केट मोमेंटम मास्टरी, फंडामेंटल एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस एडवांस लेवल। अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव एक ट्रेनिंग है स्टॉक मार्केट को लेकर। अगर आप प्रोफेशनली स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, इस ट्रेनिंग की कंप्लीट डिटेल्स लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं इसके सारे कंटेंट को, और रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में एक्चुअली में सीरियस हैं और सीखना इसको चाहते हैं और इसको अपना बिजनेस या एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये ट्रेंड था ना, ये यहाँ पे 2009 में ये 27 रुपए से शुरू हुआ, और 1,000 रुपए पे चला गया। तो इतने लंबे लंबे ट्रेंड चलते हैं मार्केट में, जिसे हम कहते हैं कि ट्रेंड नहीं होता मार्केट में। क्यों नहीं होता, उस पर भी हम आते हैं, क्यों ये एग्जाम्पशन बनती है, इस पर भी हम आते हैं। और ये नहीं है कि लकी में आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का शेयर ले लें, एचकार ले लें, इवन के जो बहुत ज्यादा सिक्लिकल है, बहुत ज्यादा सिक्लिकल है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है मार्केट के फॉल के साथ। तो ये देखें इसका ट्रेंड, ये 2012 में 2 रुपए का या 3 रुपए का या 10 रुपए का शेयर था, सॉरी 10 रुपए का, और ये जो है ना 2017 में 900 रुपए का शेयर हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी तो इसका ये फॉल हो गया, लेकिन ये फिर भी 170। जी हेलो। जी। अच्छा, ये फिर अगर ये क्रैश भी किया है, तो ये जो इसका पुराना हाई था उसके भी करीब
वो 80 रुपए का था, बस उधर तक आया है और वहां से आ गया। लेकिन इवन कि इधर भी देखें तो अभी तो दूसरा ट्रेंड इसका शुरू ही नहीं हुआ। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि मार्केट में ट्रेंड चलते हैं। ये मैंने वो एग्जांपल दिया जो बहुत ज्यादा सिक्लिकल थे। हमें क्यों नहीं लगता अली कि भाई सॉरी, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अभी? हाँ हाँ स्क्रीन नहीं आ रही मेरे पास। सबके पास ही नहीं आ रही। नहीं आ रही है सर। आ रही है, मुझे स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, हमें मैं क्यों इसको नहीं मेरा लगता देखो। कि हमारी मार्केट में ट्रेंड नहीं होते? उसकी वजह यह है कि हम बाज़ औक़ात पेनी स्टॉक्स या ऐसे कचरा स्टॉक्स को देख रहे होते हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए कोई वैल्यू क्रिएट नहीं की होती। मिसाल के तौर पे हम देखेंगे सिद्दीक टिन प्लेट लिमिटेड को। अब हम कहेंगे कि जी देखें इसमें ट्रेंड नहीं होता, ये जहां से चला था वहां पे वापस आ गया, 10 साल बाद चलने के बाद वहां पे वापस आ गया। हम सिनर्जी का क्या सिंबल है? सिनर्जी है। हम सिनर्जी को देख के कहेंगे कि देखो जी जहां पे 2003 में था वहीं पे वापस आ गया। ठीक है, ये बेसिकली हाल जैसे मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, ये वीक कंपनी या कमजोर कंपनी या ऐसी कंपनी की निशानी है जिसका बिजनेस या तो डूब रहा है या जिसकी मैनेजमेंट जो है ना अपने शेयर होल्डर्स के साथ सिंसियर नहीं है। उन कंपनीज में ट्रेंड नहीं होता, वो कंपनीज वापस आ जाती हैं। अच्छी कंपनी हो ही नहीं सकता कि वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए 10 साल में कोई वैल्यू क्रिएट ना करे, उसकी प्राइस कभी भी वापस नहीं आ सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी हम क्या वजह है कि हमें ट्रेंड क्यों नहीं महसूस होता स्टॉक मार्केट में? उसकी वजह यह है कि आमतौर पे लोग एंट्री कब लेते हैं स्टॉक मार्केट में? इधर देखें ज़्यादातर ग्रुप में भी, इवन के हमारे ग्रुप में भी ज़्यादातर ग्रुप में वो लोग होंगे जिन्होंने एंट्री ली होगी 2017 में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो है ना यूफोरिया होता है, हाइप होती है, उस टाइम बहुत से लोग मार्केट में इंटर होते हैं। ठीक है, मे भी उन्हीं दिनों में इंटर हुआ था, उससे थोड़ा पहले हुआ था। ये अलग बात है, हमने कुछ भी नहीं कमाया क्योंकि उस टाइम नए नए थे, कुछ पता ही नहीं था, हमारे सामने चीज़ें ऊपर जा रही थी, हम हैरान परेशान हो रहे थे ये क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, जो बंदा 2017 में इंटर हुआ है वो तो यही देख रहा है ना, अगर ये तो केएससी का चार्ट है, वो तो यही देखता है कि मार्केट ऊपर जाती है फिर वापस गिर जाती है, स्टॉक्स वापस जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि 17 से लेके 24 तक 7 साल हो गए हैं। 7 साल में उसने एक ही चीज देखी है कि शेयर ऊपर जाता है, शेयर ऊपर जाता है फिर गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है, तो वो यही समझ रहा है ये फिर गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए वो समझता है कि इस मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। वरना तो इस मार्केट में ऐसे ऐसे शेयर्स हैं जो 20-20 साल से अपर ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है। ये देखें, ये माड़ी तकरीबन 20 साल से अप ट्रेंड में है। हाई नून लेबोरेटरीज, ये तो देखें करेक्शंस तो आती हैं, तकरीबन 20 साल से अप ट्रेंड में है। ये बीच में करेक्शंस तो आएंगी लेकिन अप ट्रेंड में। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पीएसएक्स में ट्रेंड नहीं चलते, मल्टी ईयर ट्रेंड चलते हैं जो सालों तक जारी रहते हैं। मीजान बैंक को देखें, कब से अप ट्रेंड में है? ये 1 रुपए का शेयर होता था और आज कहां पे पहुंचा हुआ? मिलर ट्रैक्टर रोज एग्जाम ग्रुप में डिस्कस होता है। ठीक है, अच्छा, ये सिलेक्टेड स्टॉक्स भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ये सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं। हर क्वालिटी का जो भी शेयर है आप उसको ओपन करके देख लेंगे, वो आपको देखेंगे, वो ट्रेंड में मिलेगा, उसमें बड़े बड़े ट्रेंड बनते हैं। करेक्शन में जाहिर बात है वो करेक्ट करता है, लेकिन ट्रेंड मिलेगा आपको। आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट था पीएसएक्स इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय बिग प्लेयर्स एंड सट्टा। ठीक है, ये भी आम बात है जी, यहाँ पे तो बिग प्लेयर्स होते हैं। तो पीएसएक्स जो है ना हमारी बहुत छोटी सी मार्केट है, तो इधर का मगरमच्छ भी छोटा ही है। तो यूएस की मार्केट बहुत बड़ी है, उधर के मगरमच्छ भी बड़े हैं। सट्टा अगर किसी ने देखना हो तो वो यूएस की मार्केट में होता है, हमारी मार्केट तो उसके सामने जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हीरोइन के सामने नमक है। यहाँ पे तो कुछ उसके मुकाबले में होता ही नहीं है जो वहां पे सट्टा होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये नेटसोल है, ये यूएस में रजिस्टर्ड है, ये नेटसोल टेक्नोलॉजीज, वही ये उसी कंपनी से रिलेटेड है जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। ये $2.60 $2.60 का शेयर है। आपको पता है ये 2000 में कितने का शेयर था? अगर किसी ने नहीं देखा हुआ इसका चार्ट तो मैं आपको कहता हूं जिसने नहीं देखा वो गैस लगा दे कितने का होगा सन 2000 में ये शेयर। कोई भी बोल दे, बहुत ज्यादा करके बोले, ये भी ना हो कि अब आप करोड़ों का बोल दें शेयर पर शेयर प्राइस में। $2,000 ठीक है जी, अब ये देखिए $100 $100 $2000, ठीक है ठीक है। अब ये पीछे आते जाएं, ये देखेंगे ये 2009 आ गया जी, ये $44 का शेयर था, अभी तक वापस नहीं आया। लेकिन अभी हम और पीछे चलते हैं, अभी स्टोरी बाकी है। इस शेयर ने $4000 का हाई लगाया था 2000 में। इसकी तो बहुत बातें होगी। ये होता है सट्टा। अब हमारे पीएसएक्स में आपको कोई ऐसी एग्जांपल मिलती है? अच्छा, दूसरा आ जाए, सिस्को कितनी मशहूर कंपनी है। इंटरनेट में अगर आप बात करेंगे, जो भी आईटी से रिलेटेड बंदा है
दुनिया की टॉप 10-20 कंपनीज के नाम ले, आप तो चेंज हो गई, आप तो AI का जमाना और पता नहीं क्या क्या आ गया, जिसने इंटरनेट बूम में भरपूर काम किया, जिसको इंटरनेट से डायरेक्टली ताल्लुक था, यानी कि पिछले 20 साल में या आज भी नेटवर्क डिवाइसेस में अगर कोई कंपनी टॉप पे आती है तो कौन सी आती है? सिस्को आती है। ठीक है, ये सिस्को, इसने जो सन 2000 में हाई लगाया था आज तक नहीं तोड़ा, इसको कहते हैं सट्टा। इसने सन 2000 में 81 रुपए का हाई लगाया था। जो नेटवर्क जो में काम करते हैं वो जानते हैं, सिस्को से बड़ा नेटवर्क एक्सेसरीज का प्रोवाइडर कोई भी नहीं है, जिसने पूरा जो है ना ये जो पूरा इंटरनेट का जो दौर था, इसमें सबसे ज्यादा शायद हार्डवेयर सप्लाई किया होगा। ये आज तक अपने सन 2000 के हाई को नहीं तोड़ सका, तो सट्टा इसको कहते हैं, ये होता है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट, हर घर का नाम, इसने सन 2000 में जो हाई लगाया था ना 60 रुपए का, उसको इसने आके 2018 में तोड़ा। 18 साल माइक्रोसॉफ्ट उस हाई को नहीं तोड़ सकी। हमारे PSX में कोई क्वालिटी की कंपनी बता दें जो इस तरह बिहेव करती हो, क्वालिटी का बिजनेस कोई नहीं मिलेगा आपको, अगर हो तो आप बताएं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सट्टा पूरी दुनिया में होता है, हमारी मार्केट में भी होता है, लेकिन अगर आप क्वालिटी के बिजनेस पे फोकस करेंगे तो आप उस सट्टे से बच सकते हैं और जो है ना आप आराम से इसे सेल थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, हमारी मार्केट्स बहुत सिंपल है, मैं आगे ये भी डिस्कस करूंगा क्यों हमारी मार्केट में काम करना, इन्वेस्ट करना बहुत सिंपल है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, वो मेरी वीडियो के नीचे भी कमेंट में भी आया था, वैसे भी लोग डायरेक्ट भी कभी मैसेज कर देते हैं कि पाकिस्तान में तो स्टेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे जो है ना PSX में भी स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी दिखा दिया है, इंडिविजुअल्स में भी और शेयर्स में भी, कि स्टेबिलिटी का बहुत ताल्लुक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में कनेक्टेड चीजें लगती हैं कि ये हुआ तो ये हो गया, लेकिन इन द लॉन्गर रन, इन द बिगर पिक्चर, ये जो है ना बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखती। मार्केटें अपनी चाल पे चलती हैं, मार्केटें अपनी तरंग पे चलती हैं, स्टेबिलिटी से वक्ती तौर पे तो जरूर मुतासिर होती हैं, लेकिन ज्यादा अरसे नहीं रहती हैं। आप मुझे ज्यादा तो नहीं याद, सन 2000 वाली रैली तो मैंने नहीं देखी, 2010 से बाद वाली की हम अक्सर बात करते थे कि जब ये बुल रन शुरू हो रहा था तो हालात पाकिस्तान के बहुत पतले थे, तो मैं हमेशा कहा करता था कि जब ये 2010 में बुल रन शुरू हुआ था उस टाइम पाकिस्तान के हालात क्या थे? हर रोज धमाके होते थे मुल्क में, इस्लामाबाद जैसे शहर में 12-12 घंटे बिजली नहीं होती थी, सवात पे तालिबान का कब्जा था, यानी कि सेटल्ड इलाकों में तालिबान घुस चुके थे, GHQ पे जो है ना हमले हो रहे थे, इस्लामाबाद पिंडी में GHQ पे हमले होते थे, और जो है ना आधा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ था। लेकिन मार्केट ने जब चलना शुरू किया तो अपनी तरंग में चलती ही चली गई। ठीक है, तो ये शॉर्टर टाइम पीरियड में तो रिलेटेड होते हैं, जब आप इसको बिगर पिक्चर में देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड या इंटर रिलेटेड नहीं होते। ठीक है, ये स्टॉक्स कम, प्राइसेस कम बैक टू द पॉइंट वेयर दे हैव स्टार्टेड, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, चार्ट में देख चुके हैं कि ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ जो है हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन है वो उसमें बायसनेस होती है, उस वजह से हमें फील होता है हम अगर कचरा स्टॉक लेंगे तो वो वापस आएंगे। दीवान फारूक मोटर चाहे 100 रुपए का भी हो जाए, उसने वापस 2 रुपए पे 1 रुपए पे आना ही है जब भी आए। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि लकी जो है ना वो वापस जो है 100 रुपए पे आ जाए। लकी 100 रुपए पे अल्लाह माफी दे उसी टाइम होगा जब कंपनी में कोई बहुत बड़ा मसला हो जाए, जो कि चांस बाजार लगता है कम है, वो तो कहीं भी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। आप कोई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग आपको एक आए तो गिर सकती है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ कि अच्छी कंपनी अपने प्रीवियस हाई पे या प्रीवियस लो पे 10 साल पुराना या 8 साल पुराना लो पे वापस नहीं आती आमतौर पे। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा आपके जहन में कोई इससे ऑपोजिट व्यू आए तो आप बिल्कुल उसको लिख लें, बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। जाहिर बात है एक डिस्कशन का सेशन है, तो जहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ वहाँ पे हम फिर उसको एडजस्ट करेंगे बाद में। ठीक है, ये तो वही है। अच्छा, एक और बात जो है ना बहुत ज्यादा हमारे यहाँ डिस्कस होती है, वो हम ये समझते हैं कि हम इकोनॉमिक्स के को पढ़ के या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को पढ़ के या समझ के ना मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसकी चाल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी हद तक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। इंडिया में बुल मार्केट चल रही है, ये मैंने इंडिया की ये बुल मार्केट को बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया। आपको पता है मैं बार बार एक ही शख्स का नाम लेता हूँ, सुनील मिंगलानी, और मैं फिर वही कहता हूँ कि जो मेरी PSX से रिलेटेड ठहराव आया जिंदगी में या सुकून आया वो सिर्फ इस शख्स की बातें सुन के या इसको समझ के आया। ठीक है, अच्छा, तो मैंने इंडिया की जो ये पूरी बुल मार्केट है जो कोविड में शुरू हुई थी, जो आज तक चल रही है, इसको सुनील मिंगलानी के साथ जो है ना जिया है, यानी कि उसकी लेक्चर सुनता था, उस मार्केट को ऑब्जर्व करता था। ये मार्केट चलनी शुरू हुई थी 2019 में कोविड के बाद। ठीक है, तो 2021 में जो इंडिया का स्टेट बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा कि हमें जो है ना मार्केट में जो शेयर्स की प्राइस है और PE है ना उसकी वजह से बबल की फीलिंग आती है, इनके बबल बन गया मार्केट के अंदर। ठीक है, अब ये कौन कह रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरह नहीं था, हमारे से ज्यादा प्रोफेशनल है वो, आपको आइडिया है।
तो वो लोग कह रहे हैं और अपनी रिपोर्ट में बाकायदा लिख रहे हैं, ये कोई जूनियर लेवल का बंदा ऐसे ही किसी को व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं कह रहा, वो अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, अब उससे ज्यादा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कौन जान सकता है? मैंने ये आपके लिए यहाँ पे खोल के भी रखा हुआ है, आरबीआई वार्न्स ऑफ स्टॉक मार्केट बबल। ठीक है, और ये आप सर्च कर सकते हैं, ये बात है, यहाँ पे डेट भी लिखी थी आपको, ये डेट 28 मई 2021 को। वो मार्केट उन्हें 28 मई 2021 को बबल नजर आ रहा था, 4 साल गुजर गए हैं, उनका बुल रन नहीं टूटा है, मार्केट नए नए हाई लगा रही है, शेयर्स नए नए हाई लगा रहे हैं। तो अगर ये लोग नहीं समझ सकते कि मार्केट की चाल को, मार्केट कितनी फॉरवर्ड लुकिंग है, या तो आम बंदा, मैं और आप जो है ना, वो कैसे जान सकते हैं? ठीक है, मैं ये इसको बिल्कुल कैटेगरिकली डिनाई नहीं कर रहा कि हमें बिल्कुल जो है ना इकोनॉमी पे नजर नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये फ्लॉड है, ये इसमें कितने बड़े बड़े फ्लॉज हैं और कितने बड़े बड़े मसाइल हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल ग्रुप में भी बहुत दफा दी है। जब ये कोविड आया ना, तो जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों ने प्रोजेक्ट किया कि पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह के श्रीलंका, ये मुल्क है ना, इनमें रेमिटेंसली जो है ना, रेमिटेंसेस जो है वो ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हुआ उसका उल्ट। तो कहने का मतलब है, ये जो हमारी इकोनॉमी है, ये दुनिया है, इसमें इतने ज्यादा मूविंग पार्ट्स हैं, इतने ज्यादा पैरामीटर्स हैं कि इसको जज करना आसान काम नहीं है। तो इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की, या हम ये कहें कि अगर हम इकोनॉमिक्स से एक्सपर्ट हो जाएं या हम इन इंडिकेटर्स को समझ लें तो हम कुछ जो है ना स्टॉक मार्केट को ज्यादा अच्छा प्रेडिक्ट कर सकेंगे, ये बहुत मुश्किल बात है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी। फिर ये दूसरा एक राकेश झुनझुनवाला का भी उस टाइम कोट आया था, उन्हीं दिनों आया था, इसने बड़े मजे की बात की थी, इफ आई फॉलोड द ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट आई वुड नॉट हैव मेड दिस मच मनी। ठीक है, ये राकेश झुनझुनवाला जो है ना, ये इंडिया के वारन बफेट कहलाते हैं, और ये पसंद नहीं कहलाते थे, कहते थे मैं इंडिया का राकेश ही हूँ, और इन्होंने चंद हजार रुपयों को कई हजार करोड़ रुपयों में चेंज किया था, फोत हो गया। ठीक है, अच्छा, 2 इंडिकेटर्स ट्रैक करना जो है ना वो मुनासिब होता है, जो आपको काफी कुछ बता देते हैं। एक इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट जो है ना, वो ये वाहिद इंडिकेटर है ना जो स्टॉक मार्केट्स को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर कोई चीज स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करती है ना, तो वो ये चीज है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये एज ए ग्रेविटी फोर्स काम करते हैं, ये स्टॉक प्राइसेस को नीचे खींचते हैं। जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा या जितना चांस होगा इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का, स्टॉक मार्केट जो है ना उतना बुरा परफॉर्म करेगी, उतना नीचे आएगी। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन करती है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इन्फ्लेशन में ना एक बात लोग मिस करते हैं बहुत बड़ी, वो ये होती है कि वो कहते हैं कि यार अब ये गवर्नमेंट कह रही है इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वो तो ठीक है, हम उस पर बात नहीं कर रहे। गवर्नमेंट कह रही है इन्फ्लेशन जो है ना 10% रह गई है, चीज़ों की कीमतें तो कम ही नहीं हुई। अक्सर सुना होगा आपने मार्केट में लोगों से बार बार। ये जो है ना, यहाँ पे ये बात समझने की जरूरत है कि इन्फ्लेशन जो है ना रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइसेस को कहते हैं। ठीक है, ये प्राइस की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती कि आटा 10 रुपए है, 12 रुपए है। ये जो रेट ऑफ इंक्रीज है ना, ये जो 10 से 11 रुपए हुआ है एक हफ्ते में, एक महीने में या एक साल में, ये जो रेट ऑफ इंक्रीज था, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पिछले साल आटा 70 रुपए का था और अब 140 रुपए का हो गया साल बाद, तो वो कहेंगे 100% इन्फ्लेशन हुई है। ठीक है, यही आटा 140 से बढ़ के 210 रुपए का हो जाए अगले साल, अल्लाह ना करे, तो ये कहेंगे कि 50% इन्फ्लेशन हुई है। अब इन्फ्लेशन वो कहेंगे कम हो गई है, 100% से कम होके 50% रह गई। 50% नहीं कहते, शायद बेसिक पॉइंट कहते हैं, वो वर्ड में बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, इन्फ्लेशन कम होने का मतलब ये नहीं होता कि महंगाई कम हो गई है। इन्फ्लेशन कम होने का मतलब ये होता है कि जिस जिस पावर से या जिस स्पीड से प्राइसेस बढ़ रही थी ना, वो प्राइसेस बढ़ना कम हो गई हैं, वो प्राइस का जो स्पीड है ना वो कम हो गई है। ये अगर रेट कम होना शुरू हो जाए ना, पिछले साल से, मिसाल के तौर पे एक मैंने शर्ट पहनी हुई है, ये आज 100 रुपए की है, फिर ये 200 की हो गई, अगर अगले साल ये 150 की हो जाए तो इसे डिफ्लेशन कहेंगे, और ये तो इकोनॉमी में पसंद नहीं किया जाता कि डिफ्लेशन हो जाए, प्राइसेस जो है ना रिवर्स गियर लगा लें। इन्फ्लेशन ही को पसंद किया जाता है हमेशा, लेकिन उसको कहते हैं कि इसकी स्पीड जो है ना वो स्लो होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा एक अहम इंडिकेटर है पाकिस्तान के हवाले से देखे जाए ना, तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। इसको ट्रैक करें, जब भी पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा ना, स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी। करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं कि आपने क्या जितनी गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं और जितनी गुड और सर्विसेज इंपोर्ट की हैं, प्लस वो रेमिटेंसेज भी डालना है, इनका जो डिफरेंस होता है ना, इसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये सीक्वेंस जो है ना शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये हम जो मिसकंसेप्शन चाह रहे हैं ना, उसमें ही ये एक चीज है कि करेक्शन, हम क्या कहते हैं। अच्छा, वो अलग से नहीं लिखा हुआ, एक मिनट। अच्छा अच्छा, हमारे जहन में ना ये स्लाइड में बाद में ले जाते हैं, इसको बाद में करते हैं।
अच्छा, एक हमारे जहन में अक्सर बात आती है कि इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक्स गिव यू मोर गेन, कि अगर हम छोटे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे ना, 1 रुपए वाले, 2 रुपए वाले, 5 रुपए वाले स्टॉक में, तो ये हमें ज़्यादा गेन देंगे। ठीक है। अच्छा, ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात नहीं है। ठीक है। हमें सबसे ज़्यादा गेन उन कंपनीज में मिलता है जो जिनकी बिजनेस एक्सपेंड हो रहे हैं, जो जिनकी मैनेजमेंट अच्छी है, चाहे वो पेनी स्टॉक है, चाहे वो मिडल क्या कहते हैं, मिड लेवल, मिड टियर स्टॉक है, या क्या कहते हैं, मिड कैप स्टॉक है। हाँ, हाई कैप जो स्टॉक्स होते हैं उनमें गेन जरा कम मिलता है। जैसे मिसाल देता हूँ कि लकी जो है ना, अभी जो है ना वो 300 रुपए का था, तो 900 का बड़ी मुश्किल से हुआ है, जबकि गैल जो है वो 28 रुपए का शेयर था, और अभी जो है ना वो 200 पे है, तो वो 6x हो चुका है। ठीक है। तो जो हाई, या इवन के जो, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये जो कौन सी माड़ी है, ये बुरी कंपनी है। माड़ी जो है, माड़ी कंपनी है, माड़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन उसका मार्केट कैप इतना बड़ा है कि उसको जो है ना ग्रो होने में, या उसको जो है ना उसकी प्राइस बढ़ने में बहुत ज़्यादा जोर लगेगा इंडेक्स का। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पेनी स्टॉक्स बाज़ औक़ात बड़ा अच्छा गेन देते हैं, लेकिन पेनी स्टॉक से ज़्यादा अच्छा गेन जो है ना, वो जो है मिड कैप स्टॉक्स या छोटे स्टॉक्स जिनकी मैनेजमेंट स्ट्रांग है ना, वो देती है। मिसाल के तौर पे हो सकता है एक पेनी स्टॉक जो है ना 2 रुपए का, वो 20 रुपए का हो जाए। ठीक है। लेकिन जो जो जिसकी मैनेजमेंट अच्छी होगी ना, वो 10 रुपए वाला स्टॉक जो है ना, वो 1000 रुपए का भी हो सकता है। वो जैसे हमारे सामने एग्जांपल एच कार हुआ था। ठीक है। तो आप जो है ना वो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, बल्कि अच्छे क्वालिटी के जो स्टॉक्स हैं ना उनमें इन्वेस्ट करें। और क्वालिटी के स्टॉक्स कौन से होते हैं, वो जो हमने पिछला लेक्चर बात की थी, कि जिसमें पैसिव इन्वेस्टमेंट के नाम से जो वीडियो अपलोड हुई थी, जो इधर इसी तरह हमने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है कि हम अच्छी कंपनी कैसे चूज कर सकते हैं। अच्छा, पेनी स्टॉक्स में ना इन्वेस्ट करने का एक और नुकसान होता है। ये जो है ना, मैंने पहले ऑब्जर्व किया, फिर मैंने एक इंडिया के बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं, जो वेल रिप्यूटेड फंड मैनेजर हैं, उनकी जुबान से भी सुन लिया, तो मैं रिपीट कर देता हूँ इधर बात, कि पेनी स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अब आज उनकी बात से मुझे समझ आई, अच्छा ये पेनी स्टॉक्स एंड में क्यों चलते हैं। आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा, पेनी स्टॉक हमेशा हर चाल के एंड में चलते हैं, चाहे वो एक छोटी चाल हो, जैसे हमारी मार्केट 46,000 से चल के पहली दफा वो कहाँ पे गई थी, 76,000 65,000 पे गई थी, फिर करेक्शन लेके 60 पे आई थी, तो एंड में देखा था आपने पेनी स्टॉक चले थे। या बहुत बड़ी चाल हो जो पूरे बुल मार्केट के, तो पेनी स्टॉक हमेशा एंड में चलते हैं। उसकी वजह क्या होती है, अगर आपने अच्छे स्टॉक में गेन लिया है ना, तो एंड में जब आप देखते हैं यार ये पेनी स्टॉक चल रहा है ना, तो आप ऐसा करते हैं, वो अच्छा स्टॉक बेच के पेनी ले लेते हैं, तो पेनी जो है ना वापस गिर के अपनी जगह पे आ जाता है। मिसाल के तौर पे वो 10 रुपए से चल के 2 रुपए पे वापस आ जाता है, और आपके सारे गेन उड़ जाते हैं। जबकि अच्छा स्टॉक भी गिरता है, लेकिन वो 10 रुपए से गिर के 5 रुपए पे आएगा, तो आपके गेन्स फिर भी बचेंगे। तो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का या ट्रेड करने का ये भी एक नुकसान होता है, और ये एंड में इसलिए चलाए जाते हैं। ये बात मुझे अब जाके समझ आई कि पेनीज को हमेशा एंड में क्यों चलाया जाता है। ठीक है। तो हमेशा क्वालिटी के बिजनेस में इन्वेस्ट करें, वो आपको ज्यादा अच्छा गेन देंगे इंस्टेड ऑफ पेनी स्टॉक्स। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन आजकल आ रही है, वी आर एट ऑल टाइम हाई, हमारी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ये मिसकंसेप्शन क्यों पैदा हुई है? ये मिसकंसेप्शन सारी पैदा हुई है ये KSE 100 की वजह से। यहाँ पे KSE 100 जो है ना, हमें लग रहा है कि ये जो है ना 75,000 पे पहुंच गया, और हम जो है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इसमें दो पॉइंट हैं। एक तो हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है ना वो गलत है। अगर हम सिर्फ KSE 100 को ही कंसीडर कर लें, हम KSE 100 को इसके लोवेस्ट से देख रहे हैं जो 26,000 था, तो यहां से हम देख के कह रहे हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये तो 75,000 हो गया, ये 3 गुना हो गया। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट ही गलत है। आपको रेफरेंस पॉइंट अगर KSE 100 का लेना है, तो ये 2017 का हाई लेना। यहां से देखें कितना बढ़ा है, तो अब इसमें देखेंगे तो हमारा इंडेक्स जो है, इवन के KSE 100 भी कुछ भी नहीं बढ़ा। ये टोटल बनता है 43%, कुछ भी नहीं है। मतलब है जो बुल रन्स चले हैं उसके मुकाबले में आप देखें तो ये कुछ भी नहीं है। 4,000 से मार्केट चली थी, चलें 5,000 कर लें, और 50,000 हो गई थी, 10x इंडेक्स हुआ था। अभी तो हमसे 40% गए हैं ऊपर, 43%। एक्स नहीं यार, डबल भी नहीं हुए हम। सॉरी, अच्छा ये तो मैंने गलत देख लिया, नहीं, सॉरी, अच्छा ये मेरी मिस्टेक हो गई। अगर हम यहाँ से देखें 15,000 था हाई, क्या था हमारा 15,000, और अभी और हाई क्या लगाया था उसने 53,000 का। यानी कि इंडेक्स जो है पुराने हाई से नए हाई तक 3x हुआ था, और अभी तो हम 3x क्या, हम 1x भी नहीं हुए। ठीक है, एक तो ये मसला है। दूसरा, ये जो बात बार बार डिस्कस हो चुकी है कि KSE 100 का मतलब ये है कि इसमें जो है ना वो डिविडेंड जो है वो डिस्काउंट नहीं होता। वो मिसाल के तौर पे UBL ने 11 रुपए 200 रुपए का शेयर था, 11 रुपए डिविडेंड दिया, अगले दिन जो है ना वो इंडेक्स जो है ना वो 70,000 पे था। अगले दिन जब UBL ओपन हुआ तो वो 190 रुपए पे ओपन हुआ, 189 रुपए पे।
₹11 उसमें से माइनस हो गए, लेकिन इंडेक्स कम नहीं होगा, इंडेक्स वहीं पे जितना भी था उतना ही रहेगा। अब यूबीएल जो बढ़ेगा ना, इंडेक्स में वो इजाफा हो जाएगा, यानी कि वो डिविडेंड जो है ना वो इंडेक्स के अंदर इंक्लूड ही होता चला जाएगा। तो अगर आपने असली मार्केट की पोजीशन देखनी हो तो उसके लिए बेहतर है KSE 100 की बजाय आप KSE 30 को देखें। ये देखें, इसका 2017 का हाई था 28,000, अभी तो हमने वो भी क्रॉस नहीं किया। हाँ भाई, हम 24,000 पे। तो आपका रेफरेंस पॉइंट जो है ना वो, क्योंकि गलत प्रोजेक्ट किया जा रहा है मीडिया में, और ये जानबूझ के किया जाता है ताकि जो है ना फेयर ऑफ हाइट्स और लोग जो है ना मार्केट में जो है ना वो कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट ना कर सकें। ये इसकी वजह है। मैं ये समझता हूँ कि ये जानबूझ के किया जाता है, ये इंडेक्स मैनेजमेंट की जाती है। ठीक है, तो अभी तो हम 2017 के हाई को भी नहीं पहुंचे। इवन के आप अब इंडिविजुअल चार्ट्स को देखें, जो गेल हमें बहुत ज्यादा बड़ा हुआ लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इसको 30 रुपए से देख रहे हैं, बढ़ के 183 हो गया। हमारा रेफरेंस पॉइंट ही गलत है। अगर हम अपना रेफरेंस पॉइंट सही कर दें कि अभी तो हम 361 जो 2017 का हाई था वहां पे भी नहीं पहुंचे। चाल तो नया हाई तो बाद में बनेगा ना, अभी तो हम उस हाई को भी नहीं टच कर सके। तो ये जो फेयर ऑफ हाइट्स हमें आ रहा है ना, ये जो वर्ड है फेयर ऑफ हाइट, ये सुनील मिंगलानी के में वो मोनिश पबराई कहते थे, आई एम ए शेमलेस कॉपियर ऑफ वॉरेन बफेट। तो मैंने उसका ये जुमला वहीं से कॉपी किया, आई एम ए शेमलेस कॉपियर ऑफ सुनील मिंगलानी। मैंने जो भी सीखा है वहीं से सीखा है। तो वो वर्ड यूज करते थे फेयर ऑफ हाइट। उनकी एक वीडियो भी पड़ी हुई है, मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी। तो ये फेयर ऑफ हाइट है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं, इस जगह से देख रहे हैं, 34 से 183। अगर हम ये देखेंगे ना, यहाँ से खड़े होके इसको देखेंगे ना, फिर हमें लगेगा हम अभी कुछ भी नहीं चले, अभी तो हमारा सफर शुरू भी नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, वाई इन्वेस्टमेंट इन PSX इज इजी। बिल, ये जब मैंने लास्ट वीडियो हमने बात की थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ये वीडियो ना पाकिस्तान और इस जैसे कंट्रीज के लिए, ये डेवलप कंट्रीज के लिए नहीं थी। उसकी वजह क्या थी, उसमें किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि आप क्यों कह रहे हैं। उसकी वजह ये है, बेटा ये आपकी आवाज कट गई है, जरा अभी बिल्कुल नहीं आ ठीक कर रही, देंगे। तो स्क्रीन दोनों ही है। सॉरी, आवाज नहीं आ रही क्या? जब आपने अच्छा चलें, अब आ रही है क्या? चलें, शुक्र है, दैट्स ग्रेट। भाई इन्वेस्टमेंट इजी, उसके बाद कट गई थी वो, जरा ठीक ठीक है, कर। अच्छा, हाँ, PSX में इन्वेस्टमेंट करना इजी क्यों है? जो है ना डेवलप्ड मार्केट्स, अमेरिका खासतौर पर, क्योंकि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट US की है, उसमें ना विनर्स चेंज हो जाते हैं। जो 1990 में कंपनीज थी ना, आज उनका नामो निशान भी नहीं होगा। जो सन 2000 में बड़ी कंपनीज थी वो मिट चुकी हैं और उनकी जगह नई कंपनीज आ चुकी हैं। इसी तरह जो आज के विनर्स हैं ना, जो आज नाम सुन रहे हैं, 20 साल बाद हो सकता है इनका नामो निशान भी ना हो। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एक छोटी इकोनॉमी है और बिल्कुल ही रुकी हुई इकोनॉमी है, इसलिए इसमें गिनी चुनी कंपनीज हैं। मिसाल के तौर पे लकी हमेशा ही अच्छा ही परफॉर्म करेगा जब भी बुल रन चलेगा। ठीक है, इंडस मोटर हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करेगा। अच्छा, एच कार हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करेगा। GHNI, एच गेल अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। UBL, MCB, HBL अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंपनीज चेंज नहीं होती, वहां पे तो बिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, वाइप आउट हो जाते हैं। आज के जो विनर्स हैं हो सकता है 20 साल बाद इनका नाम भी लेने वाला कोई ना हो। हमारे यहाँ सन 2000 में भी यही विनर्स थे, आज भी यही विनर हैं, 2008 में भी यही विनर्स थे। ठीक है, तो इस वजह से PSX में इन्वेस्ट करना जी भाई, हमारे पॉलिटिशियंस भी वही है ना पहले वाले। जी बिल्कुल, हमारे पॉलिटिशियंस भी वही हैं तो हमारी हरकतें भी वही हैं। तो ठीक है, तो इस वजह से PSX में इन्वेस्ट करना आसान है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खपाई की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को मार पड़ती है या न्यू बीज को मार पड़ती है, वो इस वजह से पड़ती है क्योंकि वो जो लोग उन्हें बता रहे होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं फॉरेन राइटर्स से या उनकी बुक्स को पढ़ के, जिनका हमारी इकोनॉमी, हमारी स्टॉक मार्केट से इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ। चलें, ये एग्जाम्पल बाद में एक और जगह पे आ जाएगी, वहां पे डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा पॉइंट होपफुली क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे कि बुल मार्केट्स क्या होती हैं, या ये मतलब है हमें या आदिल भाई या और ग्रुप में कुछ लोग क्यों समझते थे 45,000 पे बुल मार्केट में। अच्छा सॉरी, मैं बार बार आदिल भाई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर हो सकता है वो इन ख्यालात से थोड़े से डेविएट हों, लेकिन मैंने जो उनसे समझा था और वो सीनियर थे और उन्हीं की बात को समझ के, उन्हीं की बात से मुझे हौसला मिला था। साफ सी बात है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। वो तो पिछले 20 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, तकरीबन 20 साल नहीं तो 15 साल से काम कर रहे हैं। हमने तो थ्योरेटिकल बातें पढ़ी हैं या सुनील मिंगलानी को पढ़ सुन के सीखा है, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और आपको पता है उनकी जो स्टॉक सिलेक्शन भी बड़ी अच्छी है। तो लेकिन मैं समझता हूं कि मैं सही कह रहा हूं, तो आप इसको मेरे ही ख्यालात समझिएगा। ठीक है, तो क्यों हमें लगता था कि ये बुल मार्केट में, ये हुआ ये था कि कोरोना जब आया ना,
तो मैंने आपसे वो फाइल शेयर की थी, वो मेरे पास तैयार थी ना, लेकिन जब वो हालात बने ना तो मेरे हाथ पांव ऐसे फूल गए कि मैं सब कुछ भूल गया। ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं कर सका ना, मैं सिर्फ देखते ही रह गया कि हो क्या रहा है। वो बाद में राकेश झुनझुनवाला का मैंने एक इंटरव्यू सुना, वो कहते हैं क्लासिकल बर्थ ऑफ बुल मार्केट, किताबी जो जिसको जिसे कहेंगे ना एग्जाम्पल, वो थी ये बुल मार्केट की, ये जो कोरोना में बुल मार्केट इंडिया में बनी। कि क्या ये आप इसके लिए क्या क्या कैसे, ये डेफिनेशन पढ़ लें जो जॉन टेम्पल्टन ने की थी, ये बहुत जबरदस्त है। बुल मार्केट्स आर बोर्न ऑन पेसिमिज्म। जब एक्सट्रीम पैसिमिज्म हो जाएगा, जब हर एक डर जाएगा, जब हर एक परेशान हो जाएगा और उससे बदतरीन सूरत हाल हो नहीं सकती, उस टाइम जो डाउनफॉल है ना वो खत्म हो जाता है और बुल मार्केट शुरू हो जाती है। ये छोटी करेक्शन में भी ठीक है और बहुत बड़ी 10-10 साल की रैलीज के लिए भी बात ठीक है। तो बुल मार्केट हमेशा जो है ना वो इंतहाई परेशानी में पैदा होती है। ठीक है, जैसे कोरोना में पैदा हुई थी। ठीक है, उसके बाद जब ये हमारे यहाँ जब इंपोर्ट्स पे पाबंदी लग गई, हमारा जो है ना वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, मुल्क में हमें लगता था कोई कंट्रोल ही नहीं है, लॉलेसनेस हो गई, कोई सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा था, कोई फौज की बात नहीं मान रहा था, इधर हमें इंपोर्ट्स पे पाबंदी लग गई थी, हुकूमत को समझ नहीं आ रही थी क्या करें, ऑयल 140 120 पे पहुंच गया था मेरा ख्याल है, और हमें लग रहा था पेमेंट्स कैसे करेंगे। तो हम हमारे जो रेट्स थे, हम बस डिफॉल्ट हमने ऐलान नहीं किया था, लेकिन जो हमारे रेट्स थे वो डिफॉल्ट से भी बदतर हो चुके थे, मतलब हम एक्सट्रीम पैसिमिज्म में जा चुके थे। ठीक है, तो वो वक्त था जब ये एक्सट्रीम पैसिमिज्म होता है, जिसे आप कहते हैं कि इससे बुरा हो नहीं सकता कुछ, तो उस टाइम मार्केट जो है ना वो अपने बॉटम लगा देती हैं। ठीक है, तो वहां से जो है ना जब वो आईएमएफ का मायदा हुआ और मार्केट ने जो है ना वो गैप अप ओपनिंग दी थी शायद, या नहीं दी थी मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी ओपनिंग दी और वहां से मार्केट चल पड़ी, तो वो पता लग गया कि अच्छा जी ये मार्केट का पक्का सॉलिड बॉटम बन गया है और बुल मार्केट का इफ्तिताह हो गया, इब्तदा हो गई है। इसको आगे फिर हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और फर्दर डिटेल। तो लेकिन होपफुली मैंने अपना पॉइंट जो है ना वो आपको समझा दिया होगा कि एक्सट्रीम पेसिमिज्म, जब भी डर और खौफ की इंतहा हो जाती है ना तो वहां से करेक्शन खत्म हो जाती है, चाहे वो छोटे टाइम पीरियड की हो चाहे बहुत बड़े टाइम पीरियड की हो। ठीक होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये ग्रो ऑन स्केप्टिसिज्म, जब तक परेशानी रहेगी ना, जब तक बुल मार्केट चलती रहेगी, जब तक आपको परेशानी रहेगी ना कि अभी ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। वो ग्रुप में एक बंदे ने लिखा कि कश्मीर में जैसा हुआ है ना वो वैसा, अब कि उन्होंने हड़ताल की तो अब बाकी जगहों पे भी लोग इसी तरीके को इख्तियार करेंगे, तो अभी तो मार्केट के चलने का चांस नहीं है, क्योंकि अब इन्वेस्टर जो है ना वो सोचेगा कि ये बाकी जगहों पे भी होगा ना। तो जब तक मेरे में उस बात को मैंने नोट किया, तो मैं आज उसको बता रहा हूँ कि जब तक परेशानी रहेगी ना आपके जहन में कि ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी है, अभी तो ये ठीक नहीं है, अभी तो ये ठीक नहीं है, अभी तो ये ठीक नहीं है, उस टाइम तक बुल मार्केट बिल्कुल सुकून के साथ चलती रहेगी। ठीक है, बुल मार्केट हमेशा परेशानियों के दरमियान चलती है। ये ग्रो ऑन स्केप्टिसिज्म, मैं सुनील मिंगलानी का तीसरी दफा नाम ले रहा हूँ, उसका एक वीडियो मैंने उस टाइम भी ग्रुप में शेयर किया था जब ये शुरू हुई थी, वॉल ऑफ वरीज, आप वो लाजमी देखें। ठीक है, पहले मैंने आपको एक बताया है फियर ऑफ हाइट्स, अब दूसरा ये बता रहा हूँ वॉल ऑफ वरीज, ये दो हो गए। ठीक है, और एक तीसरा अभी बता देता हूँ, हाँ वो है 2008। हाउ 2008 कब होता है, 2008 कब आता है, उसके 4 लेक्चर हैं, ये 3 जो है ना आप लोगों ने लाजमी देखनी है। ठीक है, तो जब तक परेशानी रहेगी, जब तक टेंशन रहेगी, बुल मार्केट को कोई खतरा नहीं है, चलता रहेगा। ठीक है, मैच्योर ऑन ऑप्टिमिज्म, जब जो है ना वो लोगों को महसूस होने लगता है अब ठीक हो गए, नहीं अब हालात बेहतर हो गए, तो उस टाइम तक बुल मार्केट जो है ना मैच्योर हो चुकी होती है, रेट्स 10-10 गुना बढ़ चुके होते हैं। ठीक है, फिर खबरें आनी शुरू होती हैं, लोगों को एहसास होने लगता है अब तो सब ठीक है, और जो है ना मार्केटों ने रिटर्न भी बड़े ज़बरदस्त दिए हैं, तो उस टाइम जो है ना नोविस इन्वेस्टर, आम बंदा बेचारा जो है ना वो मार्केट में एंट्री लेता है, और उस टाइम जो है ना यूफोरिया पैदा होता है मार्केट के अंदर। ये राकेश झुनझुनवाला ने एक इंटरव्यू में बात कही थी, मैंने पिक कर ली बात, लिख ली, आप भी याद रखिएगा कि मार्केट बुल रन उस टाइम तक खत्म नहीं होगा जब तक यूफोरिया पैदा नहीं होगा, जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी, आम बंदा उस शेयर में या स्टॉक मार्केट में नहीं कूदेगा, बुल मार्केट एंड नहीं होगी उस शेयर की या मार्केट, स्टॉक मार्केट, पीएसएक्स की या कोई भी मार्केट हो। ये बात याद रखिएगा, जब तक पब्लिक नहीं कूदेगी, जब तक पब्लिक में यूफोरिया नहीं पैदा होगा, हर एक नहीं कूदेगा कि यही जगह रहेगी ये इन्वेस्ट करने के लिए, स्टॉक मार्केट में जाओ, स्टॉक मार्केट में जाओ, उस टाइम तक जो है ना बुल मार्केट एंड नहीं होगी। ठीक है, और ये स्टॉक मार्केट की ना बड़ी एक अजीब सी बात है, ये भी राकेश ने ही कही थी। वो कहता है कि आम कमोडिटीज जब बढ़ती है ना तो उसकी डिमांड कम होती है, लेकिन स्टॉक्स जब बढ़ते हैं इनकी डिमांड बढ़ती है, जब इनकी प्राइस जितनी बढ़ती जाती है इनकी डिमांड उतनी बढ़ती चली जाती है। तो बुल मार्केट उस टाइम एंड होगी जब पब्लिक पार्टिसिपेशन शुरू हो जाएगी। आज आप जाके किसी को कहें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, वो नहीं करता। ठीक है, मैंने एक दोस्त को कहा कि यहाँ से मार्केट डबल हो जाएगी, वो कहता है आपका दिमाग ठीक है, ये 2-4 दिन पुरानी बात है।
कहने लगा आपका दिमाग ठीक है, आपने देखा है बाहर के हालात, बिजनेस चल रहे हैं। मैंने कहा, मुझे फिर पक्का यकीन हो गया। मैंने कहा अभी हमारा सफर बहुत लंबा बाकी है। जिस दिन आपको लोग आके पूछे ना, आपके वो कजन, आपके जानने वाले, आपके दोस्त जिन्होंने कभी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, कभी हमेशा आपका मजाक उड़ाया, जिस दिन वो आपको आके कहे ना कि हमारा अकाउंट ओपन करवा दो, हमने मार्केट में काम करना है, उस दिन एहतियात करनी है। उस दिन जो है ना मसला बन जाएगा। एक बुल मार्केट उस टाइम एंड होती है, दूसरा जब अर्निंग की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाए उस टाइम एंड होती है। वो कब होती है अर्निंग की? मिसाल के तौर पर आपके सामने है गेल की क्या अर्निंग है। अगर हम वो उसमें नहीं जाते कि लेटेस्ट है या नहीं है, हम उसको नहीं जाते, हम जो बहुत सिंपल रखते हैं बात। नेगेटिव अर्निंग आ रही है, शो हो रही है अभी तक। हो सकता है अभी लेटेस्ट क्वार्टर में पॉजिटिव हो गई हो, लेकिन अगर पॉजिटिव भी हो गई तो कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो जब तक ये आपको यहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं नजर आती ना, आपके हाँ यार गेल बहुत अट्रैक्टिव है, उस टाइम तक जो है ना बुल मार्केट एंड नहीं होगी। जब तक फ्यूचर अर्निंग की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन खत्म नहीं होती ना, मैं दोबारा बात रिपीट करता हूँ कि फ्यूचर में जो अर्निंग आएगी ना वो इससे बेहतर आएगी। जब तक ये एक्सपेक्टेशन कायम है ना, बुल मार्केट चलती रहेगी। अच्छा, एक और बात, चलें इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। आप याद रखिएगा, अगर ना बोल सकूं, वैसे मैं बोलूंगा नहीं इंशाल्लाह, कि जब अच्छी खबर के साथ स्टॉक की प्राइस गिरना शुरू हो जाए ना, तो समझ लीजिएगा बुल मार्केट का एंड हो गया। न्यूज अच्छी आई, खबर अच्छी आई, स्टॉक की अर्निंग अच्छी आई, आप कह रहे हैं यार गेल 200 का है, 20 रुपए अर्निंग है, 25 रुपए अर्निंग है, इतनी अच्छी अर्निंग है, और मार्केट लोअर लॉक लगा दिए लगातार एक दो, समझ लीजिएगा कि बुल मार्केट एंड हो गया है, इस शेयर की चाल खत्म हो गई है। लेकिन जब तक ये शेयर की प्राइस बढ़ रही है, अर्निंग कम है, मिसाल के तौर पे गेल 30 की पीई पे चल रहा है, 20 की पीई पे चल रहा है, और अर्निंग आती है, अर्निंग आई थोड़ी, गेल ने एक लोअर लॉक लगाया, अगले दिन फिर अपर लॉक लगा के ऊपर निकल गया, तो जान लीजिएगा इसका सफर अभी जारी है, इसका सफर खत्म नहीं हुआ। जब तक परेशानी है, जब तक आपको उस चाल की वजह नहीं समझ आ रही, बुल मार्केट चलती रहेगी, बुल मार्केट कंटिन्यू रहेगी। ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो साथ साथ अच्छा है। अच्छा, एक और बात, मार्केट में, बुल मार्केट में करेक्शन जो है ना, वो हमेशा नेगेटिव न्यूज के साथ आएगी। ये नहीं हो सकता कि मार्केट में जो है ना बड़ी करेक्शन आ जाए और कोई न्यूज ना हो। ये मतलब, क्योंकि बुल मार्केट में जो मार्केट प्लेयर है वो क्या चाहता है कि आप इसमें स्टॉक में कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री ना लें, आप इसको बाय ना करें। तो वो हमेशा शेयर को उसी टाइम गिराएगा जब बुरी न्यूज आएगी। बुरी न्यूज के बगैर जो है ना बुल मार्केट में शेयर्स में बड़ी करेक्शन नहीं आती है, हमेशा खबर के साथ आएगी। जैसे ये जो हमारी ये KSE 100 चल रही थी, इसी को खोल लेते हैं। ये जो करेक्शन आई थी यहाँ पे, ये सारी इलेक्शन के दिनों में आई थी ना, जब समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, उसके बगैर तो नहीं आई। उसके बाद तो बेयर मार्केट चलती चली गई। ठीक है, तो हमेशा करेक्शन जो है, बड़ी करेक्शन, वो हमेशा बुरी खबर के साथ ही आएगी। अच्छा, बुल मार्केट में कमाने का एक ही तरीका है, जब भी आपको स्टॉक जो है ना वो 20 से 30% डिस्काउंट में मिले और उसके साथ आपको खबर भी बुरी मिल रही हो। अगर खबर नहीं मिली तो इसका मतलब है करेक्शन जारी है। खबर भी बुरी आपको लग रहा हो, अच्छा ये खबर है इसकी वजह से मार्केट गिर रही थी, तो आप वहां पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं। जैसे आदिल भाई हर दफा कहते थे रेट अच्छे आ गए, बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। तो ये ही एक फंडा है बुल मार्केट में कमाने का, कि जब भी आपको करेक्शन में स्टॉक मिले 20 से 30%, तो आप जो है ना उसको, अगर आपके पास कैश है तो उसको बाय करें। अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ अगेन। अच्छा, एक हमारे जहन में आता है कि अगर हमें कमाना है ना बुल मार्केट में, अगर इन मार्केटों में हमें कमाना है तो हमें करेक्शन को अवॉइड करना पड़ेगा। ये जो है ना बात, ये मैंने अपने उस्तादों से सुनी है, सुनील मिगलानी से सुनी है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप करेक्शन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे ना बुल मार्केट में, आप हमेशा अंडर परफॉर्म करेंगे। बुल मार्केट में कमाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है होल्ड करके रखना। हाँ, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, आपने अपना एक पोर्टफोलियो का कोई हिस्सा बनाया और ट्रेडिंग के लिए आप लेवरेज पे काम कर रहे हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। लेवरेज में तो आपको हमेशा एहतियात करनी पड़ेगी ना। मैं आपको बात कर रहा हूँ, आपने अच्छे रेट्स पे शेयर बाय किया, आप कामयाब हो गए, वो भी हम आगे देखते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, लेकिन हम उसको एक और तरीके से आज डिस्कस देखेंगे। हम बात ये कर रहे हैं कि आपने एक शेयर अच्छे रेट पे अगर बाय कर लिया ना, अब आपको बुल मार्केट में अगर आप कमाना चाहते हैं तो सिर्फ एक तरीका है, वो है होल्ड करके रखना। और मैं अभी आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बात करूंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मुराद ये नहीं होती आप टॉप पे 17 जो है 2017 के टॉप पे बाय करके बैठ जाएं। वो आपने अगर अच्छे रेट पे बाय किया, अगर आपने अच्छे रेट पे कोई चीज बाय कर लिया तो आपको करेक्शंस को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप करेक्शन को इग्नोर नहीं करेंगे
तो आपको बुल मार्केट में आप अंडर परफॉर्म करेंगे, आप कम कमाएंगे। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है अगर आप अपने पैसों पे काम कर रहे हैं उस शर्त पे। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आपको बुल मार्केट में करेक्शन को अवॉइड करना है। यू कैन नॉट अवॉइड करेक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये गेल है, अगर हम इसका वीकली चार्ट लगा लेना तो हमें लगेगा कि यार ये 30 ये 80 रुपए से गिरा और ये 54 रुपए पे आ गया। अगर हम ये बचा लेते ना तो हमारे पैसे बच जाते। या हमें ये जो है ना यहाँ पे हम बेच देते, यहाँ पे खरीद लेते ना तो हमारे पैसे बच गए। यही आता है ना जहन में। या यहाँ पे हम बेच देते, यहाँ पे हम वापस खरीद लेते हैं तो हमारे पैसे बच जाते। यही बात है ना जो हमें मजबूर करती है कि हम बचाएं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर आपने किसी भी तरीके से यहाँ पे बैठ गए थे, मैं ये नहीं कहता हम यहाँ पे बैठे थे, हमारी एवरेज लेट्स सपोज 50 रुपए थी, अगर ये हमने ये 50 रुपए पे खरीदा था और आज तक हम बैठे रहते तो हमारा गेन जो है ना वो कितना था? 359% था हमारा गेन। तो कौन सा बंदा है जिसने करेक्शन से बचने की कोशिश किया और उसने इतना गेन कमाया हो? मुझे अगर कोई हो, अगर ग्रुप में कोई एक्सपर्ट होंगे 4-5, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जब हम बात कर रहे होते हैं हम जनरल बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक चीज को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हम 3-4 लोगों को, 5 लोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन जो बाकी 95% लोग हैं, क्या उन्होंने 359% गेन लिया है? जितना भी परसेंट बनता है, ठीक है। या उन्होंने 160 रुपए का गेन लिया? नहीं लिया होगा, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरी अली तरफ अली भाई एक छोटी सी बात पूछनी जी थी यहाँ पे, जी अगर आप बता दें। जी जी अली भाई बस छोटी सी बात ये थी कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही फायदा है हमारा। लेकिन एक सपोज अगर किसी की ट्रेडिंग स्किल्स भी साथ में अच्छी है कि वो शॉर्ट टाइम में भी मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी अच्छी ले सकते हैं, तो फिर वो ओवरऑल उसको होल्ड करके रखे हो। ऐसा कर सकते हैं कि 20-25% क्वांटिटी के साथ आप साथ ट्रेड करते हैं, ओवरऑल 70-80% इस पे आपकी आते हैं जो क्वांटिटी वैसे जी। पड़ी मैं हो। आपसे एग्री करता हूँ, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है। इस पॉइंट में डिस्कस करते हैं, बिल्कुल करते हैं इसको। मेरे से अली भाई 2 मिनट्स रह गए, कॉल एंड हो रही है, तो कैंडी ना फिर दोबारा चलिए लिंक इसको शेयर बंद कर करते हैं, दीजिएगा, दोबारा मैंने कहा मिला आपको लेते हैं, बताओ। ठीक है चले सर, थैंक यू। जी। अच्छा, ऐसा करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। ये 28 रुपए से चलना शुरू हुआ शेयर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं हम करेक्शन को कैसे अवॉइड कर सकते थे। मैं जो कह रहा हूँ कि मुझे जो समझ है कि हम नहीं कर सकते थे। यहाँ से चले, यहाँ पे अब हमें कोई सिंबल आएगा, कोई इंडिकेशन आएगी तो हम एग्जिट करेंगे ना। वो हमें कहाँ पे मिला? यहाँ पे नहीं। अभी हमें नजर आ रहा है, सॉरी दोबारा से बात करता हूँ। अभी हमें नजर आ रहा है कि यहाँ से 39 रुपए से ना मार्केट गिर के, ये गेल जो है ना गिर के 35 रुपए का हो गया। तो अगर हम इसको अवॉइड कर लेते तो हमारे जो है ना 10 रुपए बच जाने थे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे कैसे ख्वाब आने थे? हमें तो यहाँ पे भी लग रहा था ना कि यार यहाँ से ये करेक्ट कर जाएगा, हो सकता है हम यहाँ पे उतर जाते, हो सकता है हम इस कैंडल पे उतर जाते। हमें कहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे जो है ना हम उतर सकते हैं, हमें उतर जाना चाहिए। जब ये यहाँ से ये जो कंसोलिडेशन का एरिया ये ब्रेक हो गया, देखें मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स लोगों की बात नहीं कर रहा, हो सकता है वो इससे बेहतर कहीं पे निकल आए, मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो एक्सपर्ट्स भी हैं तो उन्हें ये जो पूरा गेन था इससे ज़्यादा कमाना चाहिए ना। हमें कहाँ पे पता लगेगा? जब ये एरिया कट जाएगा यहाँ पे तो हम यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है। ये है 42 और हम दोबारा इंटर कब होंगे? यहाँ पे कहीं जाके। यहाँ पे हमें क्या पता, यहाँ पे बॉटम बन गया, हमें तो लगेगा ये वापस 28 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटर होंगे ना जब ये ऊपर ये जो है ना इवेंट होगा और ये अपर कैप लगा के इस एरिया को काटेगा, तो वो अगेन वही 42 का एरिया है। तो हमें कुछ भी नहीं बचा एक लिहाज से, बल्कि हो सकता है हम गलती से यहाँ पे थोड़े से शेयर काट देते, थोड़े से यहाँ पे काट देते, इसी चक्कर में कि करेक्शन ना आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर इसके बरक्स किसी ने इस करेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया तो वो जो है ना यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। सेम यहीं पे होगा, सेम। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा फिर? यहाँ पे हो सकता है कि उसको मौका ही ना मिले चढ़ने का। वो जिस तरीके से ऊपर गया है उसको लगे यार ये तो बहुत ऊपर निकल गया, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कहाँ पे पता लगा कि ये जो है ना अब मार्केट जो है ना करेक्ट करके जो है 55 पे आ रही है। जब ये नीचे कट गया ना, यहाँ पे पता लगा ना, और ये तो लोअर लॉक लग गया। तो कोई हो सकता है यहाँ पे उतर जाए 74-75 पे, कोई तो यहाँ पे 70 पे उतरेगा, ठीक है। फिर वो दोबारा कहाँ पे चढ़ेगा? यहाँ पे कहीं पे, या यहाँ पे, या कहाँ पे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बज़ाहिर जो हमें लगता है ना कि ये 25-25, 30-30% की करेक्शंस आ रही हैं, इनको अवॉइड वैसे तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इसको किसी तरीके से अवॉइड कर दें, लेकिन इसको अवॉइड करना तकरीबन नामुमकिन होता है। और इस केस में क्या होगा? यहाँ पे आप उतर जाएंगे और उसने तो आपको मौका ही नहीं दिया, वो उठा के 187 और 200 पे ले गया। तो आपका तो ये सारा मिस हो गया। जो मैं ग्रुप में बता रहा था कि मेरे से गलती हो गई, मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी इस जगह पे भेज दी थी 120, वो मुझे लेने का मौका ही नहीं मिला, आज तक पछता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि
करेक्शंस जो हैं बुल मार्केट का पार्ट हैं। अगर आप अपने पैसे पे काम कर रहे हैं और अगर आपने अच्छी प्राइस पे शेयर ले लिया है तो आप जितना उसको होल्ड करके रखेंगे एट द एंड आपका उतना रिटर्न बनेगा। नो डाउट बीच में करेक्शंस आएंगी, किसी भी टाइम आ सकती हैं, 25-30% करेक्शन आ सकती हैं, लेकिन आप जो है ना अगर उनको अवॉइड कर लेंगे अपने पोर्टफोलियो में तो एट द एंड आपको गेन बराबर या ज़्यादा ही मिलेगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैं जो मेरे साथ मेरे दोस्त सिप कर रहे हैं उन सब का भी एक्सपीरियंस है कि जो एक्सपर्ट तरीके से ट्रेड करना चाह रहे थे उनका गेन और जो परवाह नहीं कर रहे थे उन दोनों का गेन ऑलमोस्ट बराबर है, या जिन्होंने परवाह नहीं की करेक्शन का उनका गेन जो है ना वो बेहतर है। आगे चलते हैं, आगे बहुत से अली लोगों भाई की- एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट और था। जी अली भाई पॉइंट ये था कि वो आपकी बात ठीक है, मैं अगर हम गेंस को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर लें, अब ये कि हमें पता है ओवरऑल एक विजन है कि मार्केट 3-4-5 साल बुल मार्केट चलेगी, तो उसमें ये तो नहीं हो सकता ना कि एक यंग पर्सन जो मार्केट को देखे भी और बिल्कुल काम ही ना करे, मतलब होल्ड करके बैठा रहे। उस केस में जस्ट मैं बात कर रहा हूँ कि 10-15% आप थोड़ा सा ऊपर नीचे, अगर आपकी ट्रेडिंग स्किल्स अच्छी हैं। अरसलान जी आएंगे, जी मैं आपकी बात, मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे हम नहीं आएंगे, नहीं, ठीक है, ठीक थैंक है, यू। मैं बिल्कुल आपके चाहते हैं तो मैं इधर ही बोल देता हूँ, हम इस पॉइंट पे आएंगे, अगर ना आए तो फिर आप बिल्कुल इसको डिटेल में भी बताइएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। अच्छा, वाई इन्वेस्टर लॉस इन मार्केट्स, सबसे बड़ा जो है ना वो ये है कि मार्केट जो है ना आपके जहन में तासुर बनाती है एक, जैसे अभी हर इन्वेस्टर के जहन में, हर ट्रेडर के जहन में मार्केट ने पिछले 7 साल में एक तासुर बनाया है कि शेयर जहां से चलता है वहां पे वापस आ जाता है। ये तासुर के साथ जब आप मार्केट में, अब जो बंदा भी काम कर रहा है जिसका इंप्रेशन ये है कि शेयर जहां से चलता है वहां पे वापस आ जाता है, वो मुझे बताएं वो मार्केट में बैठ कैसे सकता है? वो तो बैठ ही नहीं सकता, वो तो कहेगा आज गिरा, कल गिरा, परसों गिरा, ठीक है। तो ये मार्केट एक इंप्रेशन आती है, और मैं आपको बता रहा हूं अब मार्केट एक इंप्रेशन बनाएगी अगले 3-4 साल में। ये मार्केट जब भी गिरती है ना उससे ज्यादा ऊपर चली जाती है, जब भी गिरती है मार्केट उससे ऊपर चली जाती है। अब ये ना अगले 3-4 साल जो मैं समझ रहा हूँ, देखें ये सारी वो है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप इस पॉइंट को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, आपने अपने जहन से सोचना है, आपको क्रॉस क्वेश्चन करें, मेरे से पूछें, हो सकता है मेरा जहन खुल जाए, मैं आपकी बात पे आ जाऊँ, लेकिन जो मैं अभी, जो मेरा जहन है मैं वो आपको बता रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने लर्न किया वो मैं बता रहा हूँ। अब मार्केट अगले 3-4 साल ये इंप्रेशन बनाएगी कि ये जब भी गिरती है ये वापस आ जाती है, और फिर एक वक्त आएगा ये मार्केट गिरना शुरू होगी और लोग जो है ना हर जो है ना गिरावट पे शेयर अकोमोलेट करेंगे, क्यों? उसने एक इंप्रेशन बनाया होगा कि जब भी गिरती है ये ऊपर चढ़ती है, ठीक है। दूसरा जो ये जो पॉइंट है ना, ये मेरी खालिस मेरी अपनी समझ है, मार्केट मूव्स टू एक्सट्रीम्स, क्यों नहीं गेंद बनाते लोग? ये इतना एक्सट्रीम पे लेके जाती है जो किसी की सोच भी नहीं होती, इतना ज्यादा जब गिरने पे आती है तो इतना ज्यादा गिराती है कि 900 रुपए वाले अचकार को जो है ना 90% गिरा के 70 रुपए पे, 80 रुपए पे ले आती है, और जब बढ़ने पे आती है ना तो 10 रुपए वाले अचकार को बढ़ा के 900 रुपए पे ले जाती है, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है, अब हम पुरानी एग्जांपल पे रखते हैं इसको। जिसने यहाँ पे लेट्स सपोज अचकार 10-12-15 रुपए पे पकड़ लिया था, वो कितना कमाएगा यार, वो कितना कमाएगा? वो तो कहेगा यार 150, 200, 250 बस हो गया यार, ये तो इतना गेन बन गया यार, ये इससे ज्यादा क्या कमाना है, ये इससे ज्यादा क्या ऊपर जाएगा? एक ऐसा ही है ना, मतलब एक लिमिट होती है ना कमाने की, भी इंसान भी कहता है यार नहीं यार। अभी मेरी एग्जांपल है, जैसे मुझे इस कारण मैं 129 का निकल गया था, ये बहुत हो गया, जी जी और ये 999 पे गया। हाँ, अब देखें अब इसका नुकसान क्या है, अब जो इसने जो यहाँ पे उतर गया ना 120, 130, अगर उसने 500 का लिया तो वो अपने पल्ले से पैसे डाल के ले रहा है, और कितना वो सब्र करेगा? वो कहेगा अभी आएगा वापस, अभी आएगा, अभी वापस आएगा, अभी आएगा, और मार्केट वापस ना आई और वो 900 रुपए पे चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये इतना एक्सट्रीम पे जाती है ना कि आपने जो गेन दिया होता है आपको मजबूर कर देती है पल्ले से पैसे डाल के और अपने पल्ले से लेने पे, ठीक है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया, जो मेरी थिंकिंग है, मैं ये समझता हूँ कि ये मार्केट का सबसे बड़ा हथियार है कि वो इतना बढ़ाते हैं और इतना गिराते हैं। अगर कोई लेट्स सपोज कोई नोविस इन्वेस्टर था, वो गलत टाइम पे आ गया, वो 900 रुपए का लिया उसने, वो कहेगा यार कितना गिर जाएगा, अब वो कितनी एवरेज करेगा, यहाँ पे उसके हाथ पांव फूल जाएंगे, 90 रुपए तक तो आते आते उसकी जान ही निकल जाएगी ना। तो ये मार्केट आपको दोनों एक्सट्रीम्स पे लेके जाती है, ठीक है। तो इसमें जो कमाने का तरीका है ना वो यही है कि आप किसी तरीके से एक एक्सट्रीम पे बैठें, जाहिर बात है बिल्कुल एक्सट्रीम पे आप नहीं बैठेंगे, ये टॉप और बॉटम सिर्फ दो ही जानते हैं, या तो अल्लाह को पता होता है या झूठे को पता होता है, ये जो है ना ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यही बात बताते हैं। जाहिर आप बिल्कुल टॉप बॉटम पे नहीं बैठेंगे, आप बिल्कुल टॉप पे नहीं उतरेंगे, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए आपने इस रैली का मैक्सिमम हिस्सा कैप्चर करना है, तभी आप कुछ कमा सकेंगे। अगर आपने इस रैली में कुछ कम कैप्चर किया ना तो आप कुछ नहीं कमा सकेंगे। इसमें ना मैंने GHNI की एक एग्जाम्पल देनी है, वो आपने मुझे याद कराना है अगर मैं ना दूं।
तो ये मार्केट मूव्स इन एक्सट्रीम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको जहन में रहना चाहिए कि ये इतना ज़्यादा एक्सट्रीम में मूव करती है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। चलें अभी दे देता हूँ एग्जांपल, अभी दे देता हूँ, आगे पता नहीं रहेगी या नहीं। ये ना GHNI की एक एग्जांपल है, जो गेल की चाल से मुतासिर हो रहे हैं ना, 300 वाला शेयर 200 हो गया है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाता हूँ गेल की, GHNI की। मैं तो इस चार्ट को देख के ज़रा हैरान था यार, ये क्या हुआ। ये गेल जो है ना, ये 2011 में ये बोनस एडजस्टेड प्राइस है तो 3 रुपए का शेयर था, ठीक है। और इसने हाई लगाया है जी 590 रुपए का, ठीक है। अब ये बात ठीक है, कोई मसला नहीं, लगाया हाई सही है, लगाया है। लेकिन आपको मैं ना इस चार्ट में एक जगह लेके जाता हूं। आपको नजर आ रहा है कितना ये गेल की चाल कुछ इसी तरह की है ना। अभी GHNI गेल की 3 रुपए वाला शेयर जो है ना 9 रुपए का 3x 5x हो गया, ठीक है। अभी चलते जाते हैं, छोड़ें, अभी आपको मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो दिखाता हूँ। 3 रुपए से चलना शुरू हुआ ये शेयर, ठीक है। अब ये देखें, ये जब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, करेक्शन आ रही है, बढ़ता जा रहा है, करेक्शन आ रही है, बढ़ता जा रहा है, करेक्शन आ रही है, बढ़ता जा रहा है। तो आपको गेल में इसी तरह की चालें मिल रही है ना। अब 3 रुपए वाला स्टॉक 25 रुपए पे किस यार, बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, बहुत ज्यादा हो गया। चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। ये देखें ये क्या हुआ, 67 रुपए से उसने जंप मारनी शुरू की और वो आपको उठा के ले गया 220 रुपए पे। 3 रुपए वाला GHNI है, ये याद रखिएगा। जिन्होंने 3 रुपए का देखा है वो इस करेक्शन में यहाँ से बचना चाह रहे थे कि हम इस करेक्शन से बच जाएं, यहाँ पे हम कुछ बचा लें, वो 69 रुपीज से उठा के 220 रुपए पे ले गया टॉप टॉप। ये चीज देखें, ये बुल मार्केट्स ऐसी होती हैं, ऐसी दीवानी होती हैं, इन्हें कहते हैं बुल मार्केट्स। शेयर पागलों की तरह दौड़ते हैं। अभी तो हमने पागलों की तरह दौड़ना शुरू ही नहीं किया। अच्छा, फिर उसके बाद ये खिलाता रहा, इधर खिलाता रहा, और फिर उसने कहीं जाके जो है ना हाई लगाया 600 का। लेकिन मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा था, ये 3 रुपए वाला शेयर है जो 20x होने के बाद वहां से भागा है और 206 पे। ये यकीनन वो वक्त होगा जब ये शेयर किसी के पास नहीं होगा सिवाय इस प्लेयर के जो इसको चला रहा था। होगा लेकिन कम क्वांटिटी में होगा, मतलब उसे फिजिबल था, उसको उसके लिए ये था कि मैं यहाँ से उठा के इसको ले जाऊँ। वो जो एक है ना, एक और जो मैं नाम लेता हूँ इंडिया के, विजय कीडिया, वो कहते हैं पछताना हर सूरत में है, बेच के भी पछताना है और खरीद के भी पछताना है। तो बुल मार्केट में बेहतर है रख के और खरीद के पछता लो, क्योंकि अगर ऊपर निकल गया ना फिर बहुत बड़ी पछतावा होगा। अगर नीचे करेक्शन में चला गया कोई मसला नहीं है, वापस चला गया वापस आ जाएगा, लेकिन एक दफा ऊपर निकल गया ना फिर नहीं हाथ आएगा। तो वो कहते हैं बुल मार्केट में जो है ना वो रख के पछता लो बजाय इसके कि बेच के पछताओ। ठीक है, ये मैंने दिखाना था बस आपको कि कैसे मार्केटें जो है ना शेयर्स पागल हो जाते हैं और किस तरह दौड़ते हैं। अच्छा, ये एक कॉल है, ट्रेड कॉल है ना, ये किसी और ग्रुप की में थी, पेड मेंबरशिप है और ये एक अच्छा ग्रुप है। मैंने ऊपर नीचे से इसका नाम काट दिया है क्योंकि हमने उसमें डालना है, और ये बहुत अच्छे लोग हैं, मैं जो इनकी स्किल्स में और इनकी सिंसियरिटी में शक नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें फ्लॉ क्या है, और उम्मीद है अभी जो हमने डिस्कशन किया उससे आपको ये फ्लॉ नजर आ जाएगा। अच्छा, ये पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि ये मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये इन्होंने ना गेल पे कॉल दिया, बड़ी सक्सेसफुल कॉल है कि जी गेल को जो है ना वो 94 रुपये 93 रुपये का होगा। ये 96 रुपये इसकी कोई बाइंग रेंज लिखी हुई है, 96 पे ले लो। इसका TP1 98 है, फिर TP2 100 है, 101 है, और TP6 जो है ना 116 है। ठीक है, बिल्कुल बहुत सक्सेसफुल कॉल है। उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा 125 पे कॉल दी, 125 पे ले लो। पहला टारगेट 129 है, दूसरा 133 है, फिर 137 है, फिर 144 है। मुझे कोई भाई बताए कि इस ट्रेड कॉल में मसला क्या है। ये तो बहुत सक्सेसफुल ट्रेड कॉल है। अगर कंटिन्यूएशन होती तो नीचे से ऊपर तक पूरा प्रॉफिट ही लेता बंदा। इन्होंने दरमियान में इसके क्लिक कर दिया, सरकार वाला गेम जो था वो गायब हो गया। जी बिल्कुल लोग बेच के निकल गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैंने इस पे कैलकुलेट किया। आज गेल जो है ना, इन्होंने अगर 600 रुपये 600 शेयर्स 94 रुपये पे लिए थे ना, और अगर ये अपनी जो कोई इन्वेस्टर था वो उतरता चला गया अपनी जगह पे, ये मेरे ख्याल में थोड़ा गलत लगा हुआ है, नहीं ठीक है, तो वो अपने टारगेट से प्रॉफिट बुक करता गया, तो बजाय तो वो बहुत खुश है कि उसने कुछ कमा लिया। लेकिन यहाँ पे जो उसने 54,000, अच्छा ये कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है, मैंने बहुत जल्दी में लिखी है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि अगर उसने 600 शेयर लिए थे ना 94 रुपये पे, तो जब ये ट्रेड कॉल एंड हुई ना तो उसने जो है ना इसमें 5400 रुपये कमा लिए थे। ठीक है, जब नई कॉल आई ना 125 रुपये पे, तो उसका जो अकाउंट था वो 56 जमा 5461 रुपये था, 61,000 रुपये था।
तो 14,000 रुपए उसको अपनी जेब से डालने पड़े दोबारा से 600 शेयर लेने के लिए। बाजार लग रहा था उसने कमाया है, लेकिन उसने कमाया नहीं है, उसे 14,000 रुपए जेब से डालने पड़े। फिर जब वो 131 पे दोबारा कॉल इनिशिएट हुई और उसने फिर कमाया, ये अब कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, और ये फिर उसने सारे टारगेट्स पे अपने शेयर्स बेच दिए, तो उसका अकाउंट रफली 80,000 का हो गया। लेकिन अब अगर उसने वही 600 शेयर खरीदने हैं ना, तो उसको ना 30,000 रुपए पल्ले से डालने पड़ेंगे। अब बताएं, मुझे बताएं, वो ट्रेडर कैसे कमाएगा? वो तो यही कहेगा ना, यार मैंने तो बड़ी सक्सेसफुल ट्रेड ली थी, लेकिन ये तो मुझे जेब से देने पड़ रहे हैं पैसे। तो ये चीज जो है ना समझने की है, जब तक आप एक रैली का पूरा जूस नहीं लेंगे ना, आप इस मार्केट में एट द एंड लॉस करके उठेंगे। जो वो मैं कहता हूँ ना, जब मैं क्या कहता हूँ, बड़े लोगों से सुने, मार्केट ने आपके पास वो पैसे रखवाए हैं, वो सूद समेत आपसे वापस लेगी। ठीक है, अब जी वाई आई थिंक वी हैव जस्ट स्टार्टेड, ये जो है ना जरा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये वो चीज़ है जो मैंने पेड कोर्स से सीखी थी, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मार्केट ना में ना एक साइकिल होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, जो आदिल भाई ने डिस्कस भी किया था एक दफा। उनकी जाती ऑब्जर्वेशन थी, मैंने पैसे देके सीखा था, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखा था। ठीक है, वो क्या है कि शेयर प्राइसेस ना कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मूविंग एवरेजेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक्सपेंड होती हैं। ठीक है, ये एक लगातार प्रोसेस है। मार्केट में हर चीज जो है ना वो बदल सकती है, लेकिन ये मार्केट की फितरत में ये चीज नहीं बदल सकती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सपेंड होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सपेंड होंगे, ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो जो बहुत बड़े साइकिल होते हैं ना, वो मंथली पे चलते हैं, मंथली मूविंग एवरेजेस पे चलते हैं। ठीक है, बहुत बड़े साइकिल्स जो होते हैं वो मंथली मूविंग एवरेजेस पे चलते हैं। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये शायद मुझे एक्सप्लेन करना में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन होपफुली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मैंने ना मूविंग एवरेजेस डाल दी कोई 20, 50, 100 और 200। ठीक है, कोई भी नई चाल उस टाइम तक शुरू नहीं होती जब तक मूविंग एवरेजेस कॉन्ट्रैक्ट ना कर जाएं, वो एक दूसरे के अंदर घुल मिल ना जाएं। ठीक है, बात इतनी बात। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये मूविंग एवरेजेस सारी कॉन्ट्रैक्ट थे, ये मंथली हैं। मैं बहुत बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए वीकली और मंथली के टाइम फ्रेम ले रहे हैं, जो बनने में सालों लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गई थी। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाएंगी, तो या तो उसकी चाल शेयर की वहां पे रुक जाएगी, वो वहीं पे रुक के जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उसके बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मूविंग एवरेज एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, फिर नई चाल शुरू होगी। हमारी पाकिस्तान में क्योंकि बूम एंड बस्ट साइकिल होते हैं, इसलिए हर 4-5 साल बाद मार्केट फट जाती है और वापस आ जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब एक दफा मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाती है, और उसके बाद शेयर प्राइस जब टूटती है, वापस आ जाती है, और वो अपने 200 मंथली मूविंग एवरेज, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, बहुत, आप खुद सोच लें, 200 महीनों पे एक पॉइंट बनता है ना, सॉरी मतलब हाँ, पिछले 200 महीनों की एवरेज पे एक पॉइंट बन रहा है, तो सालों पे मुहित है ना, कई सालों पे। ठीक है, 200 वही हुआ ना, हाँ बिल्कुल। नहीं मंथली है ना, डेली नहीं है, नहीं नहीं मंथली है, यही तो बताना चाह रहा हूँ, यही तो 200 महीने 200 महीने हैं, 200 महीने हैं। ठीक है, दिन नहीं है, मंथली का टाइम फ्रेम है, डेली का नहीं है, मंथली का। ठीक है, अच्छा, तो दोबारा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब एक शेयर जो है ना मंथली की मूविंग एवरेजेस उसकी एक्सपेंड हो जाती है ना, जैसे इस केस में यहाँ पे एक्सपेंड हुई हुई है, हर बुल रन में एक्सपेंड होती हैं, जैसे यहाँ पे एक्सपेंड हुई हुई हैं, तो जब वहां से जो फॉल आता है, और अगर वो वापस एक शेयर जो है ना अपने 200 पे मंथली मूविंग एवरेज पे वापस आ जाए ना, तो उधर से उठने में उसको आगे 4-5 साल लगते हैं। आप पॉइंट पिक कर रहे हैं? एक जी, जी, शेयर जी। बहुत बड़ी एक्सपेंशन के बाद जब गिर के वापस अपनी 200 की मूविंग एवरेज पे आके ट्रेड करना शुरू कर दे, तो वहां से उसको वापस उठने में या नया ट्रेंड शुरू करने में 4-5 साल लगते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे हिस्टोरिकली मैं बताता हूँ, ये 2008 में मूविंग एवरेजेस बहुत ज्यादा फैली हुई थी, 81 पे था, ये शेयर गिर गया, क्योंकि अब ये पीछे चार्ट नहीं है इसलिए नहीं गिर रहा, लेकिन बस नजर आ रहा है ये मंथली के नीचे चला गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको दोबारा से ऊपर जाने में, यहाँ से ये था 2007 और ये था 2013। ठीक है, मतलब 5-6 साल लग गए। ठीक है, फिर आगे उसने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। सेम इसी तरह ये जो 2017 में हाई लगा, उसके बाद ये स्टॉक आके अपनी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना शुरू हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से इसको, ये यहाँ से नया चाल शुरू कर ही नहीं सकता, ये जाएगा ही नहीं ऊपर।
अगर जाएगा तो वापस गिर जाएगा। वो जो हमें महसूस होता है ना मार्केट वापस गिरती है बार बार, वो इस वजह से गिरती है कि इसने जाना ही नहीं है ऊपर। ये यहाँ पे जो है ना अब 3-4 साल 5 साल 6 साल 10 साल गुजारेगा फिर जो निकलेगा यहाँ से। ठीक है, वो टाइम फ्रेम मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन 4-5 साल गए उसके। ठीक है, तो वो इस वजह से हमें लगता है कि जब ये मार्केट गिरती है ना, तो यहाँ पे मार्केट एक इंप्रेशन बनाती है, वो वापस जाता है, शेयर वापस जाता है, वापस आ जाता है, ऊपर जाता है, वापस आ जाता है। ठीक है, या तो वो बहुत स्लोली स्लोली ऊपर जाए तो फिर तो ठीक है, वो टाइम पूरा हो जाएगा, जैसे 2008 के केस में हुआ था। लेकिन यहाँ पे जैसे गया था, पहले ऊपर बढ़ गया, फिर कोरोना आया, फिर बढ़ गया, फिर गिर गया। ठीक है, अब मेरा जाती ख्याल ये है, जो मैं बात कहना चाह रहा था, कि ये मूविंग एवरेजेस जो है ना, ये आपस में देखो, यहाँ पे फैली हुई थी, यहाँ पे ये आपस में मिक्स हो चुकी हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ चुकी हैं। ठीक है, और मजीद ये कि स्टॉक्स जो है ना यहाँ से ब्रेकआउट दे रहे हैं, जैसे गेल ने ये ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, अब ये स्टॉक्स जो है ना यहाँ से मूविंग एवरेजेस इकट्ठी होगी, देख रहे हैं यहाँ पे फैली हुई थी, यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं, और ये स्टॉक्स जो है ना अपने जो पुराने जो उन्होंने रेंज बनाई थी उन्हें ब्रेकआउट देके बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई स्टॉक अपने मंथली मूविंग एवरेज से बाहर निकलता है अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद, तो उसका जो टारगेट होता है ना वो कम से कम 5x होता है। मिसाल कहने का मतलब यह है कि अगर ये 150 का स्टॉक है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये 700-800 रुपए पे ट्रेड कर रहा हो, एक दिन में नहीं करेगा, एक महीने में नहीं करेगा, एक साल में नहीं करेगा, जब तक ये बुल मार्केट चलेगी। तो इस वजह से तो ये जो हम कहते हैं ना, मैं कहता हूँ कि हमने तो अभी पहले मैं कहता था कि अभी तो हमने बुल मार्केट का सफर शुरू ही नहीं किया, अब मैं कहता हूँ हमने टेक ऑफ कर लिया है। बेसिकली वो इसी वजह से कहता हूँ कि हम जो है ना अब हमने बाहर निकलना शुरू किया है, अब हमने वो मंथली की जो रेंजेस हैं उन्हें ब्रेक करना शुरू किया है। तो अब जो है ना हमारा सफर शुरू है, और जो मंथली के चार्ट से चीजें बाहर निकलती हैं उनके लिए 5 गुना होना 10 गुना होना कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल्स जो है ना आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो मैंने बात आपको शुरू में कही थी कि मार्केट इतनी एक्सट्रीम पे जाती है कि जो आपकी सोच नहीं होती। मैं आपको उसकी एग्जांपल जो है ना वो एच कार पे ही दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने उस पर ज्यादा जो अब ये देखें, ये बहुत पहले पे मैं चला गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये 1999 था, यहाँ पे ये 5-6 रुपए का शेयर था और ये 80 रुपए का हो गया। ठीक है, अब ये कितना बड़ा आपको हाई लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, आप कहेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा मूव कर गया ना। उसके बाद ये मार्केट क्रैश कर गई, ये वापस आ गया। ठीक है, उसके बाद एक नया बुल रन शुरू हुआ। अब ये जो बहुत बड़ा हाई था ना, वो क्या हुआ, ये बिल्कुल पोना हो गया उसके सामने। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये मार्केट इतनी एक्सट्रीम मूव करती हैं कि जो नए हाई होते हैं ना वो पुराने हाई के सामने बोने हो जाते हैं। तो अभी तो हमने पुराने हाई को भी टच नहीं किया, बोना होना तो दूर की बात। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये बुल मार्केट इतनी बड़ी चलेगी कि ये जो 2017 का हाई है ना ये बोना हो जाएगा। अब आप खुद सोच लें कि वो टारगेट्स क्या बनते हैं, कहाँ पे जाते हैं। और ये एक शेयर नहीं है, ये ऐसा ही होता है, मतलब ऐसा ही है, पिछले 25 साल से तो चार्ट्स पे ऐसा ही है। आप अब आगे नहीं होगा तो वो तो फिर हम कहेंगे कि हिस्ट्री तो रिपीट करती है अपने आप को। ये देखें, ये यहाँ पे 100 रुपए का था पहले, जो 2007 का बुल रन था। अब जब अगला, और ये कितना हाई लग रहा है, जब अगला चला तो ये जो है ना इसने इतना बड़ा लगाया कि ये इसके सामने बोने हो गए। तो क्या अब ये जब ये हाई लगाएगा तो ये बुल मार्केट का हाई कब बनेगा, जब ये वाला जो हाई है ना ये आपको बोना महसूस होना शुरू हो जाएगा और छोटा होना महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये मेरी अपनी डेफिनेशन है कि एंड उस टाइम होगा जब आपको पुराने स्टॉक्स के हाई जो है ना वो बोने लगने शुरू हो जाएंगे, वो आपको लगेगा बहुत छोटे हो गए हैं। ठीक है, और दूसरा जो है ना ये मेरी बात में वेटेज जो है ना, इस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैंने वो जो मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस तो दूसरा वर्ड पता नहीं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो पढ़ा है सुनील मंगलानी से, उसमें वो कहता था कि जब इनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है और ये मंथली के गेट से बाहर निकलते हैं तो इनका टारगेट, वो तो 10x कहते थे, चले हम 10x नहीं कहते, हम 5-6x कर लेते हैं। तो वो भी आप देख लें कहाँ पे जाके बनते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नए जो बुल मार्केट का एंड होगा, जब हम कह सकते हैं कि हाँ यार मार्केट बहुत ज्यादा चल गई है, वो उस टाइम होंगे जब 2017 के हाई इन हाईज के सामने बोने लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है ना, अब आप मुझे बताएं कि अगर आपको कोई रिस्क टू रिवॉर्ड कह रहा हो यार, अगर आपके जाएंगे तो 20 रुपए, लेकिन आपको जो मिलेंगे ना, अच्छा इससे पहले एक और बात करते हैं, ये जो ग्रुप में बात अक्सर करते थे, क्यों पूरी रैली को एंजॉय करना जरूरी है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। देखें, ये साजगार 28 रुपए से चला ना, अगर आपने इस 28 से लेके 195 रुपए तक कितना डिफरेंस आ गया, कैलकुलेटर, 195 माइनस 28, 167 रुपए का, 167 रुपीज।
जब ये 28 रुपए का था ना, हम इसे 170 कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, और उसे 30 कर लेते हैं। तो इसकी जो, अब तो खैर जो है ना वो 10% तक जाएंगे सर्किट ब्रेकर, हम 10 ही ले लेते हैं। तो जब ये 28 रुपए का था ना, तो इसकी जो मूवमेंट थी ना डेली की, 30 रुपए कर लें तो वो थी 6 रुपए की, यानी कि 27 रुपए से लेके 33 रुपए तक। ठीक है, अब जब ये हो गया ना 200 रुपए का, अब इसकी डेली की मूवमेंट जो है ना वो 40 रुपए की है। ठीक है, अगर अब आपने इस रैली में 28 से लेके एक 200 रुपए तक, अगर ये 170 रुपए में से आपने 50 रुपए कमाए हैं ना, तो आप समझे आपने कुछ नहीं कमाया, आप सिर्फ समझ रहे हैं आपने कमाया। होगा ये, उसने दो कोई वॉलेटिलिटी दिखानी है थोड़ी सी, 50 दो लोअर लॉक लगाने हैं, आपसे थोड़ी सी गलती हुई और आपका अकाउंट में जो गेन था पिछले 1.5 साल का वो सारा वाइप आउट हो जाएगा। ये मार्केट का जो है ना वॉलेटिलिटी का मैं समझता हूँ कि ये चीज़ है जो मैंने खुद समझी है, कि अगर आप इस मार्केट को पूरा नहीं चूसेंगे या इसका पूरा जूस नहीं निकालेंगे ना, तो आप सिर्फ समझ रहे हैं आपने कमाया है। वो इतनी वॉलेटिलिटी दिखाएगा क्योंकि वो इतनी एक्सट्रीम पे लेके जाता है कि वो, मैं तो कहता था जब मार्केट एंड होती है उस टाइम होता है, लेकिन ये तो अभी हो गया है कि आप जो यहाँ पे 29 रुपए जितनी उसकी प्राइस थी, वो एक दिन में मूव कर रहा है उससे ज्यादा, 40 रुपए एक दिन में मूव कर रहा है वो। तो मुझे बताएं, अगर आपने इसमें कम कमाया होगा तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? आपका थोड़ी सी एक दिन स्टॉप लॉस की गलती हुई और आपका अकाउंट जो आपने कमाया था एक दिन में वो सारा नफा गया, अगले दिन आप लॉस में थे। फिर आप कहेंगे यार इस मार्केट में तो कोई कमा ही नहीं सकता। अभी तो मार्केट चली नहीं है, सोचें ये शेयर अगर 1000 रुपए पे ट्रेड कर रहा हो और किसी ने इसमें 100 रुपए कमाए हो, तो वो तो पहले तो अपने पल्ले से पैसे देके वो शेयर खरीदेगा, फिर मार्केट ने थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखाई तो उसका अकाउंट वाइप होगा, उसके सारे गेन खत्म, और दूसरे दफा वॉलेटिलिटी दिखाई तो वो लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं कहता हूं कि इस मार्केट में पूरा कमाना इंतहाई जरूरी है। अब ये बातें जो है ना ऊपर नीचे हो रही हैं। अच्छा, तो एक तो मैंने टारगेट्स बता दिया कि मैं क्यों इतने बड़े अज्यूम कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि टारगेट्स क्यों इतने बड़े होने चाहिए मार्केट के, वो उसकी जो मैंने दोनों रीज़न बता दी, टेक्निकल रीज़न भी बता दी और लॉजिकल रीज़न भी बता दी कि मेरी समझ के मुताबिक मार्केट इस तरह काम करती है कि ये आपको इतने एक्सट्रीम पे लेके जाती है जो आपने सोचे भी नहीं होते। ठीक है, अच्छा अभी वो देख लेता हूँ अगर कोई पॉइंट रह गया है तो। जी अच्छा, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इस चीज का नाम नहीं है कि आप कोई शेयर हाई प्राइस पे ले लें अब जज्बात में आके और उसके बाद बैठ जाएं और आप कहें कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं कहते, इसको जबरदस्ती का इन्वेस्टर कहते हैं। इसको जो है ना, ये वो गलती है जो हर एक करता है, हमने भी की है, बार बार की है, मैं कहता हूँ बार बार की है, लेकिन इसको अवॉइड करना है। इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कहते कि गलती से हमने शेयर ले लिया, अब मार्केट ने हमें फंसा लिया, अब हमें लॉस काटने को दिल नहीं करता, अब हम बैठे हैं। मैं आपको मैंने पहली वीडियो में भी तरीका बताया था, उससे भी सीधा तरीका बताता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, जो अब अप्लाई नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर तो आपका अल्लाह जिंदगी पड़ी है, हम सबकी दोबारा मौके मिलेंगे। वो ये है कि आप कोई भी शेयर, वो अच्छा वो कहते हैं ना कि ये बड़ा आम सी बात है, वॉरेन बफेट के कोट किया जाता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए जी, और जो है ना शेयर को ऐसी प्राइस पे लेना चाहिए जहाँ पे वो उसकी वैल्यू जस्टिफाइड हो। अब उसका कोई फार्मूला जो है ना हमारी जैसी मार्केटों में बड़ा मुश्किल है। क्यों? जब मार्केटें डूबती हैं तो हमारे तो कंपनीज की अर्निंग नेगेटिव में चली जाती है, क्योंकि इकोनॉमी की हालत ऐसी होती है कि कंपनीज प्रॉफिट बनाना बीच में एक ऐसा पीरियड आता है कि बिल्कुल छोड़ देती हैं। तो हम उसकी जो है ना वो वैल्यू कैसे निकालें, वो काफ़ी ट्रिकी काम है, वो जाहिर बात है, और वो काफ़ी मुश्किल काम है फ्यूचर अर्निंग्स को जज करना, प्रेडिक्ट करना। लेकिन हमने तो काम ऐसा करना है जो बहुत आसान हो। और मैं बता रहा हूँ अगेन कि ये पाकिस्तान में क्यों अप्लाई होता है, वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में कंपनीज ही नहीं बदलती, वही कंपनीज हैं जो आज से 20 साल पहले थी वो आज है। उनमें से एक आधी कोई निकल जाएगी, कोई चली जाएगी, तो उसकी कोई परवाह नहीं है। अगर आपने 20 कंपनी चूज़ की है, एक डूब भी गई तो कोई मसला नहीं होता, अगर आपने 20 क्वालिटी की बिजनेस चूज़ की है। सिंपल सा तरीका है, किसी भी शेयर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं, अगर वो है बेहतरीन क्वालिटी का शेयर, जैसे लकी, जैसे पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, जैसे एफएफसी, जो डिविडेंड या ग्रोथ स्टॉक हैं, जिनके कोई शक नहीं है मैनेजमेंट में, जिसकी क्वालिटी में कोई शक नहीं है, उसको उस वक्त तक ना खरीदें जब वो मंथली की 200 को आके टच ना कर लें। आपको मैं दिखाता हूं, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ये वक्त काफी हद तक गुजर चुका है, लेकिन फ्यूचर में आएगा। अब ये देखें, लकी 900 रुपए का था ना, वो जो कहते हैं कि बाय व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट, तो ब्लड यहाँ भी था, ब्लड यहाँ भी था, ब्लड यहाँ भी था, ब्लड यहाँ भी था। आपने कब बाय करना है? जब ये जो है ना अपने 200 मंथली मूविंग एवरेज को आके टच कर ले, यहाँ पे आप बाय करेंगे ना तो आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा ये देखें यहाँ पे फिर आया। मैं आपको ये परफेक्ट एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको दूसरी सेकंड टियर स्टॉक्स की दिखाऊंगा। ये देखें एफएफसी कहाँ पे आया। ठीक है, तो आपको कहाँ पे बाय करना है? जब ये मंथली के 200 पे बाय आ जाए, और ये आपको मौके सालों में 10-10 साल में एक दफा ही मिलेंगे।
वो जो वारन बफेट कहते हैं ना कि जब जिंदगी में लाइफ मौके दे तो फिर ना पता नहीं वो कहते हैं बाल्टियां लेके लेना, फिर उसको चुल्लू में नहीं पानी इकट्ठा करना, ये मुझे भूल गई है उसकी कोट, फिर बाल्टियां लेके आनी है, ठीक है, फिर पूरा पूरा जोर लगा देना उस पर। तो शेयर किस टाइम वैल्यू इन्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम कौन सा होता है? जब बेहतरीन कंपनी का शेयर जो है ना अपनी 200 मंथली मूविंग एवरेज को आके टच कर ले या उसके आसपास ट्रेड करना शुरू कर दे। आप ऊपर नीचे थोड़ा एवरेज भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे आपको उस पर गेन भी बहुत बड़े मिलेंगे। अच्छा, जो है सेकंड टियर स्टॉक्स जैसे एच कार है, जीएचएनआई, गेल, इसको आप 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही बाय करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा करेक्ट करते हैं। अच्छा, पोल भी दिखाता हूँ। पोल पे हमेशा मुझे होता था इसको कहाँ पे बाय किया जाए। जब मैंने एक दिन ये इस पे लगाई तो मैं हैरान रह गया कि ये भी जो है ना बस 200 पे आया, इसको टच करता था और वापस चला जाता था। ये 2016 में भी आया था, फिर उसके बाद ये भी आया, कोरोना के दिनों में भी आया। अच्छा, आप सेकंड टियर स्टॉक्स आ जाए, एच कार, इसको हमेशा ना आप 200 मूविंग एवरेज के नीचे अकोमोडेट करना शुरू करें। अब जब आप एवरेज करना शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी एवरेज ना बहुत अच्छी बन जाएगी। और दूसरा, मैंने पहली वीडियो में बताया था, सबसे आसान तरीका ये है कि ये रेट्स इतने अच्छे होते हैं ना कि यहाँ से 100% का गेन कोई बड़ी बात ही नहीं होती। ये एकोमोलेशन जोन में ही ना 2-300% के गेन दे देते हैं, जो जिसको हम चाल ही नहीं मानते। मंथली के टाइम फ्रेम पे इसको हम ट्रेंड नहीं कहते, ये जो 4 गुना हो गया था स्टॉक, इसको हम सिर्फ जंप कहते हैं। तो इस जंप में ही ये आपको ना 4-4 गुना गेन देते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है, जब भी स्टॉक आपका डबल हो जाए ना, आपको 100% गेन हो, ओरिजिनल मनी निकाल लें, फिर दोबारा वेट करें नीचे आने का, फिर लगा दें। वो जो मुश्किल तरीके बताते हैं ना नेट के ऊपर फ्री करने का, तो मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूँ। जब भी आपको यहाँ पे इस रेंज में आपको बाय करेंगे, जब भी डबल हो जाए आपके पैसे, ओरिजिनल मनी निकाल लें, स्टॉक छोड़ दें, फिर वो जहां मर्जी जाए वापस भी आ जाए, आपके तो फ्री का पैसा है ना, नीचे आएगा, आपके पास पहले ही पैसे पड़े में, ओरिजिनल दोबारा बाय कर लें। तो एक दो दफा आपने साइकिल चला लिया, आपके पास डबल ट्रिपल स्टॉक्स हो गए, फिर आपको परवाही कोई नहीं है। फिर जब वो स्टॉक ऊपर जाना शुरू करेगा तो बंबू ट्री की तरह निकलेगा। ठीक होगी बात? चल आगे। अच्छा, अब जो है ना वो वक्त तो गुजर गया, अब ये वाला वक्त तो मैं नहीं समझता दोबारा आएगा। अगर बिल फर्ज किसी वजह से भी आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, सुनील मिंगलानी इसको एक्सीडेंट कहते हैं, कि जब मार्केट का वो एक पूरा चक्कर पूरा हो गया और किसी वजह से स्टॉक गिर गया, तो वो फिर टिकेगा नहीं, वो उसी गोली की स्पीड से वापस जाएगा, अनलेस के खुदा न खास्ता पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, कोई वो बिल्कुल ही आप कहें कि डूम्स डे आ गया। वरना क्योंकि टाइम पीरियड पूरा हो चुका है ना स्टॉक्स का, इसलिए अगर खुदा न खास्ता यहाँ से गिर भी जाते हैं ना, ये वापस भी आ जाते हैं, तो टिकेंगे नहीं। वो जितनी स्पीड से गिरेंगे उतनी ही स्पीड से वापस जाएंगे। अगर आपको ये इसका एक एग्जांपल देखनी हो तो बेनजीर की असैसिनेशन का जो डेज है ना, उन दिनों स्टॉक मार्केट का बिहेवियर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये अब यहाँ पे जो है ना खौफ आता है। हालांकि ये देखें तो ये बहुत हाई है, लेकिन हम तो ये देखते हैं ना कि 328 पे स्टॉक आ गया और नीचे हाई 86 का, अगर वापस आ गया तो क्या होगा। अव्वल तो मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ, देखें ये मेरी वो है, इसको आप अपनी अकल और अपनी सोच के मुताबिक परखिएगा कि चांस कम है आने के, क्योंकि टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। करेक्शंस तो आएंगी मार्केट में, बार बार आएंगी, वो मैं पहले कह चुका हूँ, लेकिन ये वापस इधर आ जाए ये बहुत मुश्किल बात है। अच्छा, तो आप जो है ना इस रेट पे, मेरा जो जाती ख्याल है कि आप क्या करना चाहिए। अगर कोई बंदा अब कहता है यार मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ, तो एक और हम वीडियो बनाएंगे, उसमें हम शेयर्स भी कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये कर सकते हैं कि 20% ऑफ पोर्टफोलियो आप रिस्क ले लेना। आप कहें यार या तो ये एचकार 2000 का हो जाएगा, या जो है ना 100 पे आ जाएगा। 100 पे भी आ गया तो मेरे वारे नहीं आ रहे, 2000 पे भी चला गया तो मेरे वारे नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पे आप पूरा रिस्क ना लें, आप 20% लेके जो है ना, जो क्वालिटी के शेयर्स हैं उन्हें सीडीसी अकाउंट में डाल दें। बाकी से आप जो है ना या तो सिप करते रहें, या अगर आपको कभी अच्छी करेक्शन में मिल जाए तो उस टाइम ले लें। इस टाइम में ये तो नहीं कह सकता आप सारे पैसे झोंक दें मार्केट में। अगर कोई नीचे से लेके आया हुआ है तो उसको तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर कोई अभी करना चाहता है तो वो यही कर सकता है, 20-30% ले ले, बाकी वो सिप करे। जो पिछली वीडियो में दिखाया है कि सिप कैसे की जाती है। सिप के रिजल्ट एक्सेप्शनली गुड होते हैं। अगर मैंने जो फाइल ग्रुप में शेयर की थी, आप देखें 2017 में उसके क्या रिजल्ट थे, तो बंदा एक दफ़ा हैरान परेशान हो जाता है। और दूसरी बात यह कि अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा छेड़ें मत। पोर्टफोलियो को जितना छेड़ेंगे उसकी परफॉर्मेंस उतनी कम होगी। मैं आपके सामने उसकी लिविंग एग्जांपल हूँ। इतने मेरे जो पोर्टफोलियो मैंने नहीं छेड़े थे, वो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है बनस्बत उसके जिन्हें मैंने छेड़ा था। मैंने सर्विस इंडस्ट्रीज, आपको मैंने हमेशा ग्रुप में कहा था कि मेरे पास सबसे बड़ा पोर्टफोलियो में हिस्सा है, उसको मैंने गलती से जो है ना वो उसको मैंने श्रिंक कर दिया और उसको आधा कर दिया। और वो 600 पे मैंने आधा किया था, वो 900 पे मेरा ख्याल चला गया। और उसकी जगह जो मैंने लिया था वो अभी भी नेगेटिव में है। इसी तरह मैंने गेल को 120 पे वो बेचा था कि करेक्शन आ जाए। लालच है ना, इंसान लालची है। डिसिप्लिन बोलने में बड़ा आसान है, करने में उतना ही मुश्किल है। उसको वो किया था, वो उठ के जो है ना वो चला गया 200 पे, और उसकी जगह जो लिया था वो अभी तक नेगेटिव में है। तो और उसके बरक्स जो मेरे सिप में अकाउंट था, उसकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड है उसकी निस्बत, जिसको मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। तो बुल मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को जितना कम टच करेंगे उसका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। ये साबुन की तरह है, जितना टच करेंगे उतना पिघलेगा।
ठीक है जी। अच्छा, जो बात थी ना आगे वो अरसलान भाई ने जो की थी, वो बिल्कुल सही है। सारे में यही मशवरा देते हैं, मैंने उस्तादों से यही सीखा है और मैं आगे भी यही मशवरा देता हूँ कि आप 2 अकाउंट खोलें। एक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और एक अपनी ट्रेडिंग के शशकों के लिए। ट्रेडिंग के शशकों के लिए बस उसमें जो है ना कसम खा के रखें कि इसमें अगर मैंने अपने पोर्टफोलियो का 20% ट्रेडिंग के लिए रखा है ना, इसमें मैं और पैसे नहीं डालूंगा। इसमें से अगर पैसा बनेगा तो उसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शिफ्ट करूंगा, इसमें और पैसा नहीं मैं डालूंगा। बाकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे शिफ्ट करें, उसमें हर महीने हर क्वार्टरली जैसे जैसे पैसे आते हैं, जब भी आपको करेक्शन में शेयर मिले या करेक्शन को भूल जाएं, हर महीने की पहली तारीख को 15 तारीख को उसमें पैसा ऐड करें और फिर 3-4 साल 5 साल बाद आप रिजल्ट देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे कि ये हो क्या गया। तो वो जो अरसलान भाई बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक है कि दिल करता है बंदे का ट्रेडिंग करने को, तो मन को मारना नहीं चाहिए। ट्रेडिंग के लिए अलग से एक अकाउंट खोलें, उसके अंदर पैसे रखें, लेकिन अपने आप से कसम खाएं कि इस अकाउंट में मैं मजीद पैसे नहीं डालूंगा। ठीक है जी। अब बात करें, कोई क्वेश्चन है, कोई आपको अकाउंट बिल्कुल आप कोई भी आपको इसकी बात लगती है कि यार नहीं ये गलत बात है, इसको यूं होना चाहिए, वो भी बताएं आप। अच्छा वो ये जितना भी आपने जो बताया है ये बहुत ही मजा आया। मैं सबसे पहले तो मैं अहमद से और बहुत ही लर्निंग एस्पेक्ट से हमें बहुत कुछ समझने को मिला। जो समझा हुआ था नुकसान था वो डबल कंफर्मेशन हो गई। लेकिन एक चीज बयान अपनी जगह है, वो है इन्वेस्टर। आप केवल इन्वेस्टर हैं। आपने जितने भी शेयर की मिसालें भी दी हैं तो वो भी गहरे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से जो है ना वो आते हैं। तो ज्यादातर लड़के हम लोग हैं वो ट्रेडिंग के उसमें जो है फंसे रहते हैं। ठीक है। तो या तो ये है कि हम बिल्कुल स्विच कर लें, या तो देखो ना, या तो ये डिस्प्लेस आपने जैसे बता दिया ना, वही अब समझ में आगे जवाब तो आपने दे दिया है कि आप 2 पोर्टफोलियो बना लें। एक जो है वो इन्वेस्टमेंट और तो अगर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आप कह रहे हैं तो आपके ख्याल में अभी हम प्योर इन्वेस्टमेंट में ही ना चले जाए, बजाय इसके कि ट्रेडिंग में जो बार बार लॉस करते हैं। देखें, ये तो आपने खुद आपने डिसाइड करना है ना कि आपको पहली बात ये है कि वो अगेन सुनील मिंगलानी कहता है कि आपने वीडियो गेम खेलनी है या पैसा कमाना है। अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं तो फिर मैं आपको क्यों कहूँ कि आप इन्वेस्टमेंट में जाएं। अगर मैंने तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्यों डिसाइड किया कि मैं ना इन्वेस्टर था ना ट्रेडर था, मैंने क्यों डिसाइड किया कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और मैंने उस पर क्यों फोकस किया। मैंने देखा एच का 10 रुपए से चला 900 रुपए का हो गया। मुझे जो टेक्निकल्स आते थे ना मैंने सारे लगा के देख लिए। ठीक है कि ये जो 925 रुपए की रैली है ना, मैं इसमें से 800 या 800 से ज्यादा रुपए कमा लूं टेक्निकल्स लगा के, 1600 कमाऊं 1700 कमाऊं, लेकिन मुझे कोई मेथड नहीं मिला। मुझे लगा कि मैं 400-500 कमाऊंगा। तो फिर मैंने कहा कि फिर मैंने ऐसा मेथड ढूंढा कि मैं किसी तरीके से 10-15 रुपए पर चढ़ जाऊं और 900 रुपए के नजदीक उतर जाऊं। तो मैंने तो पैसा कमाना है या मैंने टेंशन लेनी है, एक अजाब अपने सर पे रखना है रोज मार्केट को देख के। तो ये आपने देखना है। अगर आपके पास कोई प्रूवन स्किल है, अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है जो काम करती है मार्केट में और वो आपको पैसा बना के देती है और वो पीछे डाटा पे आप जब अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं आप कमा रहे हैं, तो बिल्कुल आप ट्रेडिंग करें। क्यों मैं कहूँ कि आप जो है ना कमाएं। अगर आपने अभी ये रैली चली है ना, आपने एच का जो है ना 80 रुपए से चला है और 350 का हो गया, ये अगर 280 रुपए बनते हैं, अगर आपने 200 रुपए से ज्यादा कमाए हैं ट्रेडिंग में तो आप बिल्कुल ट्रेडिंग करें। लेकिन अगर आपने 50, 100, 150 रुपए कमाया है तो फिर आपको या तो अपनी स्किल को इंप्रूव करने की जरूरत है या मेथड चेंज करने की जरूरत है। जी मेरा सवाल है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए आप कह रहे हैं, तो ये बताइएगा कि मेरे पास 2 स्टॉक पड़े हुए हैं, एक पीजीएल है तारक क्लास और एक एमटीएल है। लेकिन 10,000 पॉइंट मार्केट रैली कर चुकी है और ये स्टॉक्स दोनों के शुरू ही पे खड़े हुए हैं जहाँ पे पहले थे। ठीक हो गया। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे आप एच कार की एग्जाम्पल बार बार दे रहे हैं, एक आदमी ने अगर इसको ये कैसे पता चलेगा कि उसको 900 के ऊपर अपलोड करना है, वो तो यही समझ रहा होगा कि 900 पे जिस तरह उसने 300 पे अपलोड नहीं किया, 600 पे अपलोड नहीं किया, तो वो 900 पे क्यों अपलोड करेगा। जी बिल्कुल सही है, गुड। अच्छा, ये जो है ना इसमें देखें 2 बातें होती हैं। एक तो ये कि मेरा जो हमेशा होता है, अगेन मेरा नहीं है, मैंने सुनील मिंगलानी से ही सीखा है, उसके ओपन यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, उधर से ही सीखा सारा कुछ। वो कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन करें आप। आपने 2 स्टॉक्स में पैसा क्यों डालना है। आपको जब स्टॉक मार्केट लिबर्टी देती है कि आप 20 स्टॉक ले सकते हैं तो आप 2 क्यों ले रहे हैं। मिसाल मैं अपनी देता हूँ, जब ये रैली शुरू हुई मेरे पास तारिक ग्लास भी था, मेरे पास निशात चूनिया भी था, मेरे पास निशात मिल्स भी था, मेरे पास सिनर्जी भी था, मेरे पास अटक पेट्रोलियम भी था। लेकिन जब रैली चलना शुरू हुई तो मुझे पता लग गया कि इनमें दम नहीं है, तो मैं उनमें से निकल गया। ठीक है, और मैंने वो पैसा जब ये करेक्शन आई तो उधर से शिफ्ट कर दिया ये सिक्लिकल्स जो एच कार टाइप शेयर्स हैं इनमें। जो बात है ना आपकी, ये तो एक बात है पहली कि डाइवर्सिफाई करें। लोग कहते हैं ये डाइवर्सिफिकेशन जो है ना ये डाइवोर्सिफिकेशन है, और वारन बफेट जो है ना वो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो की दावत देते हैं। वो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो की दावत अपने जैसे एक्सपर्ट लोगों को देता है, वरना आम बंदे को वो क्या कहता है, वो कहता है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, आप रिटर्न्स को बीट कर लोगे।
तो इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड जो है वो 50 या 100 शेयर्स का मजमूआ होता है। 50 या 100 शेयर्स क्या होते हैं? डाइवर्सिफिकेशन होती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं एचकार के एग्जांपल सिर्फ सैंपल के तौर पे दे रहा हूँ। एचकार ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्म तो सुजुकी ने और साजगार ने किया है। आप यूं कह लें कि आपको मैं ऑटो सेक्टर पे बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, मैं फार्मा सेक्टर पे बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। अब एक ऑप्शन ये है कि मैं इनमें से एक शेयर चूज कर लूँ, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि मैं एचकार भी ले लूँ, जीएचएनआई भी ले लूँ, गेल भी ले लूँ, साजगार भी ले लूँ, पाक सुजुकी भी ले लूँ। मुझे कोई रोकने वाला है? नहीं रोकने वाला ना। तो इनमें से जो भी मेरी परफॉर्मेंस तकरीबन जो है ना 90% लोगों से बेहतर होगी, ठीक है। ये थ्योरेटिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल मेरे साथ हो चुका है। तो अच्छा, दूसरा ये है कि स्टॉक्स ऐसे चूज करें जिनमें दो चीजें हो। एक तो गवर्नमेंट की कंपनी ना, पहली बात ये तो बिल्कुल अपने उस पर लगा देना। तो वो एक दो मैंने ग्रुप में भी लिखा था ना कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी ओजीडीसी पीपीएल बाय नहीं किया। एसएनजीपी जरूर रखा था शुरू में, वो भी निकाल दिया। लेकिन ओजीडीसी पीपीएल तो मेरी जिंदगी में मैं पहला शेयर ओजीडीसी का बाय किया था, जब भी बाय किया था। तो अभी जब से समझ आई है ओजीडीसी पीपीएल, गवर्नमेंट कंपनी को बिल्कुल बाय ना करें, ठीक है। दूसरा, ऐसी कंपनी को बाय करें जिसके पास ना प्राइसिंग पावर है और गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। प्राइसिंग पावर से मुराद ये है कि ये जैसे गाड़ियां हैं ना, ये लिमिटेड से 8-10 कंपनीज बनाती हैं। ये अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करती हैं। इनको गवर्नमेंट गाइड नहीं करती, इंस्ट्रक्ट नहीं करती कि आपने इतनी प्राइस रखनी है, ठीक है। और दूसरा, ये जो है ना इन्फ्लेशन के मुताबिक अपनी कॉस्ट को बढ़ाती हैं। तो इस वजह से जो पोर्टफोलियो है ना उसके अंदर मैंने तो ऑटो सेक्टर को इस वजह से बहुत ज्यादा जगह दी है अपने, ठीक है। और तारिक ग्लास जो है ना उसका मैंने निकाल दिया। हालांकि तारिक ग्लास बहुत अच्छी कंपनी है, इसकी मैनेजमेंट भी अच्छी है और ये डिविडेंड भी देती है और इसमें ग्रोथ भी है। लेकिन मैंने ये देखा कि इसने ना 20 साल में भी कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं दिया, ठीक है। तो मैंने ना इस वजह से इसको जो है ना अपने पोर्टफोलियो से कम करके जो है ना दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया पैसा। हालांकि इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन जो मेरा इसका आंसर है ना, अगर एक वर्ड में कहूँ तो डाइवर्सिफिकेशन है। अच्छा, एक और सब चीज आपने शुरू में इसका जिक्र किया कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस का इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। जी लेकिन इसके करंट सिनेरियो में देखने के लिए तो उल्टा नहीं है कि आपके इंटरेस्ट रेट की मैक्सिमम है और स्टॉक मार्केट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनली उसके काफी ऊपर जा रही है। जी, तो वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है ना। जब इंटरेस्ट रेट का पीक लग गया, अब लोगों को यकीन हो गया कि पीक लग गया, जिस दिन लोगों को एहसास हो गया कि ये पीक हो गया, वहां से स्टॉक मार्केट रिवर्स हो गई। फॉरवर्ड लुकिंग है ना, ये तो बड़ी मतलब एक जनरल बात थी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा खुदा खासा आपका क्वेश्चन अच्छा नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लेकिन मैं वो एक बात कह रहा हूँ, ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है। तो जैसे ही पता लगा, इन्वेस्टर को एहसास हुआ, स्मार्ट बंदे को, कि स्टॉक मार्केट का पीक लग गया है, सॉरी इंटरेस्ट रेट का पीक लग गया, मार्केट वहां से पॉजिटिव जाना शुरू हो गई। अब वो बल्कि वो एक दफा ग्रुप में भी बात हुई थी, आदिल भाई ने भी कहा था और मैंने भी ये बात कही थी कि वो जब जनवरी या मार्च की मीटिंग थी ना कि यार ये इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, तो हम कहते हैं यार ये कम ना होना ही ज्यादा अच्छा है। जब तक ये वो कायम रहेगा ना कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, मार्केट चढ़ती जाएगी। हो सकता है जिस दिन इंटरेस्ट रेट कम हो उस दिन सेल द इवेंट हो जाए और मार्केट उस दिन करेक्शन शुरू कर दे। तो ये जो था ना, यही तो है बात कि वो टॉप पे जब इंटरेस्ट रेट टॉप लगा लिया तो मार्केट ने अपना बॉटम लगा दिया। वहां से अब इंटरेस्ट रेट माइनस में एक्सपेक्ट है और जो है ना मार्केट अप जानी शुरू हो गई। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको ऐड कर दूं। देखिए जो मैं क्यों बुलिश हूँ, एक जो हमारे मार्केट में दो स्मार्ट प्लेयर हैं, एक इंडिविजुअल्स जो हमें नहीं पता लगता क्योंकि वो मिक्स है ना, और दूसरा जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स इतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने पूरी बेयर मार्केट में ना सिस्टम्स में इन्वेस्ट किया था। सिस्टम की परफॉर्मेंस देख लें, सिस्टम का वो पोर्टफोलियो आप ओपन कर लें, वो जो एड रिपोर्ट के एंड में लगा होता है, बहुत से फॉरेन कॉर्पोरेट्स के पास वो पड़ा हुआ है, ठीक है। सॉरी, फॉरेनर्स के पास पड़ा हुआ है, जो भी आप उसे नाम दे दें। तो आप देखें कि फॉरेनर्स लगातार बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें कुछ पता है जो हमें नहीं पता ना। तो ये जो है ना, इनको फॉलो किया जा सकता है। ये स्मार्ट तरीन लोग हैं ना पाकिस्तान मार्केट के। इन्होंने 12-13 में इस तरह की बाइंग की थी और उसके बाद अब इस तरह की बाइंग की है। और एक और अक्सर ग्रुप में सवाल होता है कि बैंक्स क्यों बाय कर रहे हैं अगर इंटरेस्ट रेट कम होना है। तो बैंक्स जो है ना इसलिए बाय कर रहे हैं कि एक तो ये कि अगर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से बैंक्स की अर्निंग बढ़ती ना, तो फिर जो है ना 2017 से लेकर 22 तक ये बैंक्स गिरते ना, इस तरह तबाह ना होते, ठीक है। इंटरेस्ट रेट तो बढ़ रहे थे, अगर बैंक्स के प्रॉफिट्स का ताल्लुक इंटरेस्ट रेट्स के होता तो ये फॉल क्यों आया, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट से ताल्लुक है, लेकिन जो परसेप्शन है ना मार्केट में, वो यही है कि बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी और बैंक का डिविडेंड जो है ना इसी तरह जारी रहेगा। तो इस वजह से अब यूबीएल का डिविडेंड यील्ड इतने बढ़ने के बावजूद जो है ना 20% से ज्यादा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट 15% आ जाते हैं तो यूबीएल फिर स्टिल अट्रैक्टिव होगा बहुत ज्यादा। तो ये इतना ज्यादा बैंक्स जो है ना, ये इंटरेस्ट रेट के गिरने की वजह से बैंक्स की शेयर्स की परफॉर्मेंस गिरती नहीं है। बैंक्स
मार्केट के साथ साथ बढ़ते हैं। आप पिछले देख लें 2013 से 17 तक जो भी इंटरेस्ट रेट के डिक्लाइन का पीरियड है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बहुत अच्छा मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान का और उसके साथ आप कोई भी बैंक ड्रॉ कर लें तो दोनों जो है ना, एक इंटरेस्ट रेट कम हो रहा था, बैंक्स ऊपर जा रहे थे। तो फॉरेनर्स बाय कर रहे हैं बैंक्स, इसका दो बातें हैं, फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो दो चीज़ें इससे कह सकते हैं। इससे ये कंक्लूड नहीं निकल सकता कि इंटरेस्ट रेट नहीं गिरेगा। इससे इससे ये कंक्लूजन निकल सकता है कि करेंसी की डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर करेंसी की डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होने का चांस होता है तो फॉरेनर्स कभी भी इन्वेस्ट ना करते। अगर आप स्टॉक मार्केट को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो हमारा प्रोफेशनल लाइव स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का बैच नंबर 13 का आगाज़ हो चुका है विद 100% मनी बैक गारंटी। इस ट्रेनिंग के अंदर 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसके ऊपर हमारा फोकस रहता है। मास्टरिंग मार्केट साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस विद 4 एडवांस लेवल, मार्केट मोमेंटम मास्टरी, फंडामेंटल एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस एडवांस लेवल। अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव एक ट्रेनिंग है स्टॉक मार्केट को लेकर। अगर आप प्रोफेशनली स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, इस ट्रेनिंग की कंप्लीट डिटेल्स लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं इसके सारे कंटेंट को और रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में एक्चुअली में सीरियस हैं और सीखना इसको चाहते हैं और इसको अपना बिजनेस या एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।